सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। एंड आज का जो हम लोग का लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं: प्रियम्बल, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। संदीप बिश्नोई आपसे जल्दी आ जाया करेगी, ठीक है। और एक चीज़ कि रोज़ मुझे सभी लोग ये क्लास के स्टार्टिंग में रिमाइंड करवा दिया करो कि सर क्लास को रिकॉर्डिंग पे लगा दो, ठीक है। और जब क्लास ख़त्म हुआ करे, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्वेश्चंस लगा लिया करें हम लोग, तो मुझे एक बार रिमाइंड करवा दिया करो कि सर क्लास की रिकॉर्डिंग बंद कर दो। इससे होगा ये कि जो लोग जैसे बैच में हैं तो क्लास आपको और जल्दी मिल जाया करेगी, ठीक है। क्योंकि यहीं से ही मैं रिकॉर्ड करके तुरंत उसको अपलोड में लगा दिया करूँगा, तो विद इन आपको आप मान के चलिए कि 15 से 20 मिनट में आपको वो क्लास जब तक यहाँ पर रहती है तब तक तो यूट्यूब पे रहती है, और उसके बाद तुरंत आपको एप्लीकेशन पे विजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग पे इसको लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, क्लास आई थिंक यस रिकॉर्डिंग पे लग चुकी है, ऑलराइट। तो ये मुझे रोज़ आप रिमाइंड करवा दिया करो सभी लोग। चलिए तो स्टार्ट करें। सर क्लास रिकॉर्डिंग ऑन कर दो अभी। आज नहीं, रोज़ बाकी दिन दिला दिया करो। अभी तो मुझे याद है, इतना भी कोई गजनी नहीं हो कि तुरंत 1 मिनट में भूल जाऊँगा। ठीक है, रोज़ याद दिला दिया करो, है ना। और क्लास जब ख़त्म हुआ करे तो बंद करने के लिए। तो खैर स्टार्ट करते हैं। मेनली तो स्टार्टिंग में ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रियम्बल स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल होता क्या है, व्हाट इज़ प्रियम्बल? तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ये एक क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स लग रहे होंगे, लेकिन उसको भी आपको याद करना है। प्रियम्बल काइंड ऑफ एक एक ऐसा पन्ना है, ठीक है, संविधान की किताब का पहला पन्ना है ये प्रियम्बल, जो हमें संविधान की फ़िलॉसफी झाड़ता है, मतलब फ़िलॉसफी के बारे में बताता है कि संविधान की हमारी फ़िलॉसफी क्या है। याद करिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम की कोई चीज़ आई थी। किस दिन आई थी ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? कौन लाया था, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। तो वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है जो प्रियम्बल बनता है बाद में, उसको मॉडिफाई वगैरह करके प्रियम्बल बनाया जाता है। बाद में मैंने शब्द क्यों यूज़ किया, क्योंकि प्रियम्बल जो है वॉज मेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। अब आप खुद सोचिए कि फिलॉसफी मतलब प्रियम्बल एक काइंड ऑफ समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। प्रियम्बल क्या है? प्रस्तावना, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो प्रस्तावना समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, इट इज़ अ समरी है। अब किसी भी चीज़ को समराइज तो तभी कर सकेंगे ना जब वो पूरी चीज़ हमें पता हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रेसी राइटिंग का नाम सुना है आप लोगों ने? प्रेसी राइटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे मतलब जैसे मान लो कि कोई 300 वर्ड का आपको एक कुछ भी दे देगा, 300 वर्ड का कोई आपको पैरा दे देगा और बोल देगा कि इसको समराइज़ करो, इसको इसकी प्रेसी राइटिंग करो 1/3 वर्ड्स में। तो समरी तो आप तभी बता सकते हो ना, कि खुद ही सोचो यार कि जब किताब रेडी हो जाएगी तभी किताब की समरी निकल के आ पाएगी कि किताब में क्या क्या लिखा है, तभी तो उसकी समरी बता पाएंगे, फिर तभी तो उसका इंडेक्स हम बता पाएंगे। एक बार क्या हुआ कि जब मतलब मैं आई थिंक क्लास थर्ड में था, मुझे अभी भी याद है, थर्ड या फोर्थ में था, फोर्थ में था आई थिंक, पता नहीं एग्जैक्टली याद नहीं, थर्ड या फोर्थ क्लास की बात है। तो क्या हुआ कि जैसे मतलब आई थिंक फोर्थ क्लास की बात है, ठीक है। तो जैसे मैं गांव से आया था, ठीक है, तब मतलब गांव तक पढ़ाई हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सेमी अर्बन इलाका है, वहाँ पर मतलब स्कूल में एडमिशन करवाया गया, ठीक है। सेमी अर्बन टाइप था वो, या फिर सेमी रूरल, जो भी आप बोल लो। तो क्या हुआ कि मैंने कॉपी लेके एक क्लास वाले से और सब कुछ मतलब सब कुछ चेप लिया, इंडेक्स तक चेप लिया। इंडेक्स समझते हो ना, कि इस पेज नंबर से इस पेज नंबर में ये पर्टिकुलर आपका मतलब चैप्टर है, इस पेज से इस मतलब पेज तक चैप्टर है, ठीक है। मतलब पहले मैंने इंडेक्स लिख लिया, उसके बाद कंटेंट लिखना स्टार्ट किया। भाई इतनी पिलाई हुई मेरी, कुछ पूछो नहीं। आज तक मुझे याद है, जो टीचर थे, सर थे, बहुत गजब मारे थे। आज तक वो जो है पिटाई अच्छे से याद है। और मतलब थोड़ा सा सनकपन टाइप था उनको, पता नहीं क्यों। मतलब थोड़ा तो यार पूछना चाहिए था, या फिर थोड़ा तो भावनाओं को समझना चाहिए था कि बच्चे से गलती हो गई है, माफ़ कर दें ना।
जो दे के पिलाई करी उन्होंने। खैर छोड़ो, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तब प्रियम्बल बना, विच इज़ काइंड ऑफ समरी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया गया था 13 दिसंबर 1946 में, और इसको अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द डेट ऑफ 22 जनवरी 1947। ठीक है। इसको आईडी कार्ड बोला था किसने, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आईडी कार्ड बोला था एन.ए. पालखीवाला जी ने। ठीक है। जैसे आईडी कार्ड देख के हमें किसी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो वही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है प्रियम्बल। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है। तो मुंशी जी किस कमेटी के हेड थे जरा बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उन्होंने बोला था इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। अब हॉरोस्कोप होता है कि जहाँ पर आप छोटे से एक पर्टिकुलर जगह से देखो और आपको बहुत बड़ा एक विजन आपको दिख जाए, बहुत सारी चीज़ें दिख जाएं, तो उसी तरह से प्रियम्बल है। जब आप प्रियम्बल को पढ़ते हो तो आपको वर्ल्ड के लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके क्रक्स, उसके फिलॉसफी के बारे में आपको पता चल जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक। तो मुंशी जी हमारे ऑर्डर ऑफ द जो बिजनेस कमेटी थी, ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी, उसको चेयरमैनशिप कर रहे थे, एंड साथ ही साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के ही वॉज वन ऑफ द मेंबर। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे ये। अब प्रियम्बल हमारा दिखता कैसा है, तो प्रियम्बल हमारा ऐसा दिखता है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का पहला पेज, जिसको हम प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है। अब ये स्टार्ट होता है, इसकी स्टार्टिंग लाइन्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, तो पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर, पूरा पहले तो पढ़ो इसको। पहले मैं आपको सभी को ये एक काइंड ऑफ होमवर्क है कि आप 30 सेकंड में, अभी तुरंत, होमवर्क नहीं मतलब क्लास वर्क ही है, कि 30 सेकंड में आपको जल्दी से पढ़ना है पूरा। चलिए, आई होप सभी ने पढ़ लिया होगा। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया सब आपने पढ़ लिया। तो हम एक एक करके स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। ये जो वर्ड हाईलाइटेड लिखे हुए हैं ना, हाईलाइट हो गए सॉवरेन सोशलिस्ट, ये कीवर्ड्स हैं प्रियम्बल के। ठीक। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब पहले समझते हैं। इसका मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड टू देम बाय अ किंग और आउटसाइड पावर। यानी कि इसका मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन जो इनैक्ट हुआ है, ठीक है, वो लोगों या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा हुआ है। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। उसमें कौन लोग थे? उनको हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया था क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? नहीं। हमने जो इलेक्ट करके लोग भेजे थे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी उस समय, तो उन लोगों ने चुन के भेजा था, यानी इनडायरेक्टली हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ना, किसी किंग या क्वीन ने तो लिखा नहीं है। तो यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो स्रोत है इसकी पावर का, शक्ति का, वो भारत के लोग हैं। खत्म। हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, क्या, ये सब बाद में पढ़ेंगे, पहले ये तो समझ लें सॉवरेन का मतलब क्या है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनके मतलब क्या है पता होना चाहिए, मैं मतलब भी। ठीक है। सबसे पहले सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोगों के पास ये शक्ति है, उनके पास सुप्रीम राइट है, अधिकार है कि वो भारत देश के लिए उसके आंतरिक मसलों और उसके बाहरी मसलों को लेके अपने निर्णय, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। कोई बाहरी शक्ति हमें डिक्टेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये करो और वो करो। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, नहीं, यूएसए बोलता है, जैसे मतलब ठीक है, मैं आज़ाद तो 1947 में हो गए थे, फिर एक बार मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, है ना, 1998 की बात है, तो सैंक्शंस लगा दिए थे यूएसए ने, आज भी लगाता रहता है। ठीक है। आप देखा होगा, आपने अभी रिसेंट में सुना होगा कि यूएसए ने इंडियन बेस्ड कुछ कंपनीज पे सैंक्शंस लगा दिए। क्यों? क्योंकि वो रशिया का सपोर्ट कर रहा था। तो ये एक छोटी सी चीज़ हो गई। तो कहीं ना कहीं अब
कभी भी आपने इस चीज़ को सुना होगा कि क्या कभी भी जब कोई कंट्री इस तरह के स्टेटमेंट या फिर कुछ इस तरह से करती है तो इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आता है कि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, नहीं वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, कोई डिक्टेट नहीं करेगा हमें कि क्या करना चाहिए फिर क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए सैंक्शंस को आज हम बहुत हल्के में लेते हैं यूएस के। खैर, सॉवरेन तो हम तब से हैं जब से हम इंडिपेंडेंट हैं। सॉवरेन का मतलब घुमा फिरा के एक बात, एंड दैट इज़ कि हम इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे। कोई बाहरी शक्ति हमें हमारे डिसीजंस लेने के लिए कुछ बाध्य नहीं कर सकता है किसी भी तरीके से, जैसे पहले ब्रिटेन किया करता था तो हम सॉवरेन नहीं थे। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तीन तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं जनरली, इकोनॉमिक्स में भी हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। एक तो होती है पूंजीवादी, कैपिटलिस्टिक जिसको बोलते हैं, एक होती है सोशलिस्ट और एक होती है मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है उसमें मेन फोकस होता है कैपिटल जनरेशन, यानी कि पूंजी, यानी कि पैसा कितना से ज़्यादा जनरेट हो, बने कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस नहीं होता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बने उस पर फोकस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं अभी। ठीक है, एंड आई थिंक डिसीजन भी आज ही आ जाएंगे, है ना। सोशलिस्ट की बात आती है तो वहाँ पे मेन फोकस होता है कि इनइक्वालिटी को कम करना है, इक्वालिटी को प्रमोट करना है, असमानता को कम करना है। जो आपने देखा होगा कल हमने डिस्कस किया था 9th शेड्यूल को, 9वीं जो अनुसूची थी उसको डिस्कस किया था हमने। और जब उसको डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। ठीक है, ये कभी कम नहीं होगा शायद। अच्छा ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो चीज़ थी कि भाई वहाँ पर लैंड प्रोविजन से रिलेटेड था, ज़मींदारी को अबॉलिश किया गया था। जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी उनसे लैंड छीन के जिनके पास लैंड लेस थे उनको दिया गया था। तो वो एक काइंड ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी थी कि नहीं थी? सोशलिस्ट। ये सोशलिज्म हमने रशिया से लिया था। ठीक है, कहाँ से लिया था? रसिया से लिया था। धीरे 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 हम मिक्स्ड की तरफ बढ़ते गए। मिक्स्ड मतलब हमें पूंजी कैपिटलिस्टिक पॉलिसीज़ भी लेके आए और सोशलिस्टिक भी लेके आए। इनिशियली तो मेजरली हमारा सोशलिज्म की तरफ झुकाव ज़्यादा था। आज अगर प्रेजेंट डे इंडिया की बात करें थोड़ा हमारा कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा झुकाव है। ठीक है, हम पूंजी जनरेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो ये तो होता है सोशलिस्ट का मतलब। सेकुलर का मतलब कल भी मैंने बताया था कि हमारा इंडिया जो है सेकुलर है, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को फॉलो कर रही है, लेकिन हमारे स्टेट का, हमारे कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान का इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस्लाम है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जहाँ लोग, वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। ठीक है, उनको इलेक्ट करते हैं और उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं किसी भी चीज़ के लिए जो वो करते हैं। अब्राहम लिंकन ने इसकी डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की कि इट इज़ काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार, लोगों द्वारा सरकार। लोग अपनी सरकार चुन रहे हैं, उन्हीं के लिए है और उन्हीं के द्वारा ही ये सरकार एक तरह से चलाई जा रही है। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू दी सम बेसिक रूल्स। ठीक है, मनमर्जी की ऑटोक्रेसी नहीं चलती है। ठीक है, मोनार्की नहीं चलती है। रिपब्लिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछता है कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। तो रिपब्लिक का मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होता है कि जो देश का मुखिया होगा वो चुना हुआ होगा। ठीक है, वो अनुवांशिक तौर पे नहीं आएगा कि कोई राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, रानी की बेटी रानी बनेगी, इस तरह से नहीं होगा। यानी कि हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब आप समझ गए, वो यूपी एमपी वाला नहीं, कल भी मैंने बताया था। इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की, तो इट इज़ नॉट अ रिपब्लिक, इट इज़ नॉट अ रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर रानी राजा वाला सिस्टम चलता है ना। अभी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ हुई थी तो किंग चार्ल्स हमारे नए किंग बन गए यहाँ पे। तो इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है और वो इलेक्टेड होता है, वो निर्वाचित होता है। क्लियर इतनी चीज़। जस्टिस का, अब ये सब सारे जस्टिस वस्टिस बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक आपने देख लिया। सॉवरेन का मतलब हम डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं। सोशलिस्ट का मतलब कि एक सेकेंड, ठीक है,
सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा। सेकुलर जिसको पंथ निरपेक्ष बोलते हैं कि भाई स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं और सभी को इंडिपेंडेंस है कि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है। अब हमें सिक्योर क्या करना है, तो ये एक तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर बता रहे थे। कौन? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये नेचर बता रहे थे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ पावर बता रहा था। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को बताता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं। तो हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी को अचीव करना चाहते हैं। अब इनकी थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। तो जस्टिस का मतलब होता है सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ, इन ग्राउंड पे, कास्ट यानी जाति, धर्म और जेंडर के बेसिस पे लोगों के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड, इन सबको कम करना है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। जैसे कि हमारे लिए जब देश आज़ाद हुआ तो डिसएडवांटेज ग्रुप कौन से थे? जो हमारे दलित सेक्शन है, क्योंकि उनके खिलाफ सोशली अभी तक इनजस्टिस होता आ रहा था। तो अब हमें जस्टिस को प्रमोट करना है। लिबर्टी का मतलब होता है काइंड ऑफ आज़ादी। देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी अनरीजनेबल, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गलत बात नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। ये जब हम फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ेंगे। और फंडामेंटल राइट वैसे यार मुझे करवाना तो कल है, लेकिन कल जितना मुझे पता चला है, कल और परसों छठ पूजा को लेके काफ़ी मतलब कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा है, ठीक है, बाकी आप लोग जैसा बोलेंगे, मैंने ये सोचा है कि कल और परसों ऑफ रखते हैं, क्योंकि यार फंडामेंटल राइट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मुझे पता चला है कल और परसों इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। छठ में रात तक मतलब रहना पड़ता है, फिर सुबह से शुरू हो जाता है वो सब कुछ। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल परसों यानी कि आपका थर्सडे फ्राइडे ना करवा के कल परसों निट्टो करवा दूंगा और सैटरडे संडे को हम क्लास रख लेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे आई थिंक छठ पूजा ख़त्म हो चुकी होगी तब तक, है ना? ऐसा ही रहेगा ना? ठीक है। नो सर, अच्छा हुआ सर, थैंक यू। ओके जी सर, प्लीज़ छुट्टी। नो सर, नो छुट्टी। जी सर, टाइम चेंज कर दो कल के लिए। टाइम तो चेंज नहीं होगा, देखो, ठीक है। 2 दिन बर्बाद, हाँ हाँ बर्बाद करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग बिहार से हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि थर्सडे और फ्राइडे ज़्यादा बिजी हैं, है ना? हाँ, सैटरडे संडे ले लो आदित्य नेगी जी, क्लास है अब तक। वैसे तो मैं कल ही परसों का नहीं रखते सर, हम क्या करेंगे, आप ज्योग्राफी का वन शॉट कराइए तो। हाँ सर, थैंक्स। इवनिंग में नहीं होगा, मैं बता दूं भाई, ठीक है? नहीं रखते सर, हम क्या करेंगे। नो सर, यस सर, नो सर। चलो देखते हैं, जैसा होता है मैं बता दूंगा, ठीक है? अगर नहीं होगी तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है? जैसा होगा तो आप समझ जाना, क्योंकि फंडामेंटल राइट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, ठीक है? तो इसलिए चलो देखते हैं जैसा भी होता है। तो कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हम फंडामेंटल राइट वाले हम पढ़ेंगे, ठीक है? ऑन द सिटीजन्स इन वॉट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे। भाई तुम्हें लगेगा सर सीधा सीधा बता नहीं सकते थे, ये सब क्यों लिखने की ज़रूरत है? तो बेटा कोई कारण होगा ये लिखे हम, ठीक है? सजाने के लिए, सजावट के लिए नहीं सामान रखा है यहाँ पे हमने। वो डायरेक्टली ये लाइन अगर वो पूछेगा तो वो लाइन यही होंगी, शब्द भी इधर का उधर नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो इसलिए मैंने लिखा है कि एक बार इनको देख लो, कि सो दैट आ जाए। खासकर CDS CAPF के जो पेपर होते हैं ना, ठीक है, मैं पढ़ा SSC के लिए रहा हूँ, लेकिन आप में से काफ़ी लोग CDS CAPF के लिए भी बैठते हैं, बैठेंगे, तो वहाँ पे डायरेक्टली, या फिर SSC में भी आ सकते हैं। ऐसा मत समझना क्योंकि कोई ये सर, ये तो क्या सर CDS CAPF में आएगा क्या? भाई हम बता ये रहे हैं कि लिबर्टी का मतलब आपसे पूछ लेगा, लेकिन कई बार होता है CDS वगैरह पेपरों में ये डायरेक्ट लाइन लिख देता है और फिर पूछ लेता है। SSC में भी लिख सकता है, इसलिए मैंने इस लाइन को यहाँ पर इनको इंक्लूड किया इस टेक्स्ट को। वैसे मतलब आप समझ गए कि कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हैं किसी पे। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सारे ही कानून के समक्ष समान है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, दैट ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे। ये भी हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व यानी भाईचारा। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम सब एक फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमें किसी को एज इन्फीरियर यानी कि नीचे उस भावना से ट्रीट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ सवाल जो बनता है मेनली वो ये बनता है कि जस्टिस कितने टाइप का दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि जो न्याय है वो कितने तरह का दिया हुआ है,
ठीक है, तो 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता कितने तरह की दी हुई है, तो 5 तरह की। 5 तरह कौन है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इक्वालिटी यानी कि समता, ये 2 तरह की दी हुई है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, जो समता 2 तरह की है। फ्रैटर्निटी सिर्फ 1 तरह की है और वो खुद फ्रैटर्निटी है, ठीक है, बंधुत्व जिसको बोलते हैं। तो अश्योरिंग द डिग्निटी एंड इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो हमने पढ़ा सोर्स ऑफ पावर क्या है, हमने पढ़ा नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आखिरी में ये भी लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया 26 डे ऑफ नवंबर 1949। सिंपल। तो ये चीज़ें हैं प्रियम्बल की। अब और क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा है या नहीं है। ये एक बात उठी बहुत पहले, इज इट अमेंडेबल, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो एक केस हुआ सबसे पहले, बेरूबारी यूनियन केस। कौन सा केस हुआ? बेरूबारी यूनियन केस हुआ 1960 में, 1960 में। इसमें यह बात बोली गई कि नो, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट। इसमें आंसर आया नो, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। फिर ये बात को रिव्यू किया गया अगेन एक दूसरे केस में, जिसको हम बोलते हैं केशव नंदा भारती केस। ये सबसे फेमस केस है अब तक का पूरे पॉलिटी में, सबसे फेमस केस यही है आपका, केशव नंदा भारती केस। बहुत फेमस केस है ये, 1973 का, 1973 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस इट इज़ अ पार्ट, वो पार्ट है, हिस्सा है, और उसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया जा सकता है। और सेम इसी बात को LIC एक केस हुआ था, LIC केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी इस बात को रीअफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ ये बात सही है। तो सर हमें क्या याद करना है पार्ट या नहीं है? भाई जो लेटेस्ट केस होता है उस मैटर से संबंधित, उसमें जो गाइडलाइंस आई हैं, जो रूलिंग्स आई हैं, जो ऑर्डर या डिक्री पास हुआ है, वो हमें मानना होता है। और लेटेस्ट क्या है कि यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यस इट कैन बी अमेंडेड। और इसीलिए इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, वो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, जिससे कि 3 प्यारे शब्द जोड़े गए। नहीं बेटा वो नहीं जो तुम बोलने की ख्वाहिश रखते हो, वो जो तुम्हें SSC बुलवाने की ख्वाहिश रखता है, वो 3 शब्द हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। ठीक है, इंटेग्रिटी। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि या तो सिस से याद कर लो, तुम लोग ब्रो सिस करते रहते हैं ना, ब्रो सिस, तो सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी और सेक्युलर। या फिर ISS है ना, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, तो उससे याद कर सकते हो इंटेग्रिटी, सेक्युलर और सोशलिस्ट, कैसे भी याद कर लो। अब जब सवाल पूछेगा ना कि इससे 42nd अमेंडमेंट से किसको ऐड किया गया, नहीं किया गया, या फिर नहीं किया गया, तो ऑप्शन में वो सॉवरेन को रखेगा, क्योंकि तुम सिस और ISS से याद करके गए हो और सॉवरेन भी S से स्टार्ट होता है, तो वहाँ गलत मार दोगे। जैसे कि कल मैंने पढ़ाया था कि 6 शेड्यूल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें 4 राज्य हैं, ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से वो संबंधित है वो 6 शेड्यूल। कौन से 4 राज्य हैं? तो उसको हम याद करते हैं ATM मनी से। तो यहाँ 2 M है, लेकिन इन 2 M में मणिपुर नहीं है, लेकिन वो क्या रखेगा ऑप्शन में? मणिपुर रखेगा। वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्या हुआ करता था, यूनिटी सिर्फ हुआ करता था, सिर्फ यूनिटी। देन इसको क्या कर दिया गया, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। पहले हुआ करता था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अब क्या कर दिया गया, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी सोशलिस्ट और सेक्युलर को जोड़ा गया और यहाँ इंटेग्रिटी को जोड़ा गया। तो इन 3 शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल को लेके। मतलब एनफोर्सिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं इस बात को लेके कि अगर कोई प्रियम्बल में लिखी हुई चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ केस चलाया जाए। उत्तर है, मतलब ये एनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है। तो क्या ये प्रियम्बल में है एनफोर्सिएबिलिटी? उत्तर है नहीं। प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब हैं, यहाँ पर ये एनफोर्सिएबल नहीं है। आप वहाँ पर जाएंगे कि प्रियम्बल में चीज़ लिखी हुई गवर्नमेंट तो कर ही नहीं रही है, फिर ये नहीं, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉलो नहीं कर रही है, तो इसके खिलाफ केस चला जाए। दे आर नॉट एनफोर्सिएबल। एंड ये ना तो सोर्स है पावर का, ना रिस्ट्रिक्शन है पावर का। किस पे? लेजिस्लेचर पे। ऐसा नहीं है कि ये कोई लेजिस्लेचर को कोई चीज़ लेजिस्लेट करने का पावर दे देती हैं या फिर उनके पावर पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, नहीं। बट ये क्या है, ये एक्ट करते हैं एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
जब हमारे कोर्ट को कोई चीज़ समझ नहीं आती है, एम्बिगुअस नेचर की हो जाती है कोई चीज़, तो उस केस में हमारे जो कोर्ट हैं वो इसका हेल्प लेते हैं, सहारा लेते हैं संविधान को इंटरप्रेट। कोई संविधान में चीज़ लिखी हुई है, नहीं समझ में आ रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वालों की, कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाए, 2 मतलब 3 मतलब 4 मतलब निकल रहे हैं उसके, तो एम्बिगुअस नेचर का है, तो उस केस में प्रियम्बल को पढ़ के उसका मतलब निकाला जाएगा। क्या समझे? खत्म हो गया। अब आते हैं पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें प्रियम्बल में? किसी को कोई प्रियम्बल में दिक्कत? आप चाहें तो आप आंख बंद कर लें अभी और मैं आपको तुरंत खटाक से रिवाइज करवा दूं, और जिसको डाउट हो तो टाइप कर दो, ठीक है? आंख बंद करके जल्दी से। तो प्रियम्बल है समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसको आईडी कार्ड बोला पालखी वाला जी ने, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला के एम मुंशी जी ने। देन अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो इसको हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। क्या ये बात मैंने आपको लिखवाई या नहीं लिखवाई? ये बात क्या हमने लिखवाई? नहीं लिखवाई, तो इसको नोट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएसए वॉज द फर्स्ट कंट्री टू कम अप विद द प्रियम्बल, ठीक है? यूएसए वॉज द फर्स्ट कंट्री टू कम अप विद अ प्रियम्बल। उसके बाद धीरे धीरे सारी कंट्री, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये सब ने प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। तो यूएसए से हमने इसको लिया, ठीक है? इन्फोर्सेबिलिटी एक बार क्लियर कर दीजिए। ओके, गोलकनाथ वाला केस क्या है सर? बताएंगे अभिषेक जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे वहाँ पे, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। एज यू आर सॉवरेन, अच्छा ठीक है। तो प्रियम्बल ये चीज़ है। फिर हमने क्या पढ़ा था? पढ़ना शुरू कर दिया था फिर हमने। तो पहले तो सोर्स ऑफ पावर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर नेचर पढ़ा, सोवरेन ऑर्डर में याद होना चाहिए, ऑर्डर में सोवरेन सोशलिस्ट। आंखें बंद हैं कि नहीं सभी की? बता रहे हैं, ध्यान रखना, पाप लगेगा आंखें तुमने खोली तो। सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी। तो सोवरेन का मतलब है वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आर डिसीजन। सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद, यानी कि इक्वालिटी को, मतलब एक तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करवाना है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब है। सेकुलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष, कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है, सारा हर कोई फ्री है अपना धर्म फॉलो करने के लिए। डेमोक्रेटिक का मतलब आप जानते हैं, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार और लोगों की सरकार। देन रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, क्या पढ़े? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरह का, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी 2 तरह का, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी 1 तरह का। देन आखिर में डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने पढ़ा कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या उसमें अमेंडमेंट हो सकता है? आंसर इज येस, हो सकता है। बेरूबारी यूनियन केस में 1960 में तो बोला गया कि नहीं है, लेकिन फर्दर ये बात बोली गई क्या, केशव नंदा भारती केस, इन शॉर्ट केबीसी केस ऑफ 1973, की येस इट इज़ अ पार्ट और उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। और 42nd अमेंडमेंट हुआ। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी 3 शब्दों को जोड़ा गया। और ये ना तो सोर्स ऑफ पावर है ना तो रिस्ट्रिक्शन है लेजिस्लेचर के लिए, ये बस हम लीगल एड जब भी हमें इंटरप्रेट करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। अब हम आएंगे पार्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ से ऑफिशियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा है, मतलब शुरू तो प्रियम्बल से ही होता है, वो पन्ना है, समरी है, लेकिन एक काइंड ऑफ, मैंने आपको कल भी बताया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने पार्ट थे, जरा बताइए, संविधान में कितने भाग थे और अभी कितने हैं? तो पार्ट आर काइंड ऑफ यूनिट ऑफ अ बुक। एक बुक में यूनिट होती है, जैसे कि हम 11th-12th में मैथ्स पढ़ते हैं तो कोनिक सेक्शन होता है, तो कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला एक चैप्टर होता है, एक पैराबोला होता है, एलिप्स होता है। जब हम कैलकुलस पे आते हैं तो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, एरिया अंडर दिखा होता है, तो ये सारे हमारे होते हैं कैलकुलस में। तो ये क्या है? तो कैलकुलस इज काइंड ऑफ पार्ट, कोनिक सेक्शन इज काइंड ऑफ पार्ट, उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो काइंड ऑफ आर्टिकल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ये मैं आपको एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, कि पार्ट काइंड ऑफ बड़ा टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे हमें आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो हमारा जब संविधान बना था तो उसमें 22 पार्ट थे। कल ही मैंने पढ़ा था ना, कल ही पढ़ा था हम लोगों ने, 22 पार्ट थे। और अभी कितने हैं? 25। कौन सा जोड़ा गया था, कौन सा हटाया गया था, कल मैंने आपको बताया था। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है, जैसे नहीं बोलते हैं कोनिक सेक्शन है, तो कोनिक सेक्शन में फिर हम पढ़ते हैं पैरा ये सब। तो वैसे पार्ट 1 में क्या है? तो पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, ठीक। और पार्ट 1 डील करता है आपका आर्टिकल नंबर 1 से अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक, यानी इसमें हमें अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 पढ़ने हैं। और ये यूनियन और टेरिटरी से डील करता है। पहले अनुच्छेद पे आते हैं, आर्टिकल 1। इसमें दिया हुआ है नेम और टेरिटरी ऑफ द यूनियन, नाम दिया हुआ है, और टेरिटरी यानी कि कितना कहाँ तक है हमारा यूनियन वो दिया हुआ है। तो ये क्लॉज है आर्टिकल 1 का। एक्चुअली आर्टिकल 1 के जब हम इसमें भी अंदर घुसते हैं, जब आर्टिकल में भी अंदर घुसते हैं ना, तो ऐसे जैसे आर्टिकल 1 तो इसमें क्लॉज लगा देते हैं, आर्टिकल क्लॉज 1,
आर्टिकल 1 क्लॉज 1, आर्टिकल 1 क्लॉज 2, आर्टिकल 1 क्लॉज 3, ये सब कहलाया जाता है इसको, ठीक है। तो ये क्लॉज बोला जाता है। अगर इसके भी अंदर घुसते हैं तो उसको सब क्लॉज बोला जाता है, ठीक। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब संविधान सभा में जब भारत के नाम की चर्चा हो रही थी, क्या नाम इंक्लूड किया जाए, तो कुछ लोग बोल रहे थे हमारा एशियन नेम भारत, तो कुछ लोग हमारा मॉडर्न नेम इंडिया, तो दोनों इंक्लूड कर लिए गए, ठीक है। अभी बात चल रही थी कि इंडिया को हटाया जाए, भारत को किया जाए, फिर भारत पहले होना चाहिए, इंडिया बाद में होना चाहिए, ये सारी अभी बातें चल रही थी, ठीक, कुछ टाइम पहले। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो एक्चुअल में इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं आर्टिकल 1 के जो पहला क्लॉज है उससे, एक तो नाम और दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी के बारे में पता चलता है। टाइप ऑफ पॉलिटी का मतलब ये है कि जब अंबेडकर जी से पूछा गया यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या है, क्योंकि वही मेन हमारे आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उन्होंने बताया यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये है, ये इसलिए लिखा गया है सो दैट कि ये बात से डिस्टिंग्विश किया जा सके, अलग किया जा सके कि हम अमेरिका की तरह एक फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। तो किसी ने खड़े होकर पूछा फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है मतलब, तो फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है कि जो भी फेडरेटिंग यूनिट होती हैं, ध्यान से समझना, जो भी फेडरेटिंग यूनिट होती हैं काइंड ऑफ उनका एक एग्रीमेंट हुआ होता है और वो मिलके एक यूनियन को बनाती हैं। यूनियन ऑफ स्टेट में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। जैसे ये हमारा यूएसए है, तो यूएसए में जो 25 मान लेते हैं राज्य हैं, तो ये जब चाहें यूएसए से अलग हो सकते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ पावर है, ये एक फेडरेटिंग यूनिट है। हमारे यहाँ भी फेडरेटिंग यूनिट है, यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सब फेडरेटिंग यूनिट है। लेकिन इनके बीच में देर इज़ नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है इनके बीच में, ठीक है। नो एग्रीमेंट बिटवीन दी फेडरेटिंग यूनिट्स, यानी कि एक तरह से फेडरेटिंग यूनिट मतलब जो हमारे राज्य हैं, एंड दे डू नॉट हैव राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन, यानी उनके पास ये शक्ति नहीं है कि वो यूनियन से निकल जाएं। इन अ नटशेल, इंडिया इज अ इंडियन यूनियन, या फिर इंडिया इज अ indestructible, India is a indestructible union with destructible states। समझ में आया? हमारा यूनियन नहीं टूट सकता है, हमारा संघ, हमारा देश नहीं टूट सकता है, राज्य टूट सकते हैं। कैसे टूटेंगे वो हम देखेंगे, टूटते भी हैं। जैसे कि हमें पता है उत्तराखंड कैसे बना, यूपी को तोड़ के, झारखंड कैसे बना, बिहार को तोड़ के, छत्तीसगढ़ कैसे बना, एमपी को तोड़ के। तो स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है लेकिन यूनियन डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। लेकिन अगर वहीं यूएस की बात करें, यूएस इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, विद इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट भी इनडिस्ट्रक्टिबल्स हैं, ठीक। क्लियर इतनी चीज क्या मतलब है? द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। पेन की मेरी निब काफ़ी छोटी हो गई है तो चेंज करना पड़ेगा। द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड एज इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो नाम और उनकी टेरिटरी वैसे ही होंगे जैसे पहली अनुसूची में। याद है कल पहली अनुसूची, टी ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी का मतलब टेरिटरी, याद है, नेम एंड स्टेट ऑफ टेरिटरीज, तो वो है यहाँ पे। द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब टेरिटरी का मतलब क्या है, ये टेरिटरी है, तो टेरिटरी का मतलब क्या है, तो टेरिटरी में तीन चीज़ें आती हैं। एक तो वो द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, एक तो जितने हमारे राज्य हैं वो, जितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज वो, और कोई टेरिटरी जिसको हम फ्यूचर में एक्वायर कर सकते हैं, और कोई भी टेरिटरी जिसको हम फ्यूचर में एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि ये तो हमारा आर्टिकल तभी था जब हमारा संविधान बना था। सिक्किम, अब ये देखेंगे, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था जब हम आज़ाद हुए थे, तो उसमें वो कैसे बना भारत का हिस्सा? वो भारत का हिस्सा ऐसे ही बना, कैसे? वो भारत का हिस्सा यहाँ पर उसको एक्वायर किया गया, तो वो भी आज को पार्ट है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। तो टेरिटरी का मतलब है तीन चीज़ें, एक तो टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, संघ केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे, और फर्दर कोई टेरिटरी जिसको कि कल को हम एक्वायर कर सकते हैं, तो ये सब टेरिटरी में आते हैं। अब आते हैं दूसरे अनुच्छेद पे, ये बात करता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। Parliament may by law admit into the union or establish new state on such terms as and conditions as it thinks fit.
सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन represented by the Constitution 36th Amendment Act 1975. Article 3. Formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing state. समझ में नहीं आ रहा होगा आपको क्या लिखा है, एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, क्या है यहाँ पे? तो देखिए आर्टिकल 2 और 3 सिमिलर लगते हैं। अब टाइम तो मैं आपको दे सकता हूँ कि भाई पढ़ो, ठीक है, अपने आप आपके दिमाग में डाउट क्रिएट होगा कि डिफरेंस क्या है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो, कि अनुच्छेद 2 और 3 में क्या अंतर होता है। तो पहले ही मैं आपको अंतर बता देता हूँ, इससे पहले कन्फ्यूजन क्रिएट हो। अंतर ये होता है कि अनुच्छेद 2 का मतलब ये होता है, इसमें ये लिखा है कि अगर भारत सरकार को कोई एक ऐसी टेरिटरी को एक्वायर करना है जो भारत का हिस्सा नहीं है, या फिर किसी यूटी को स्टेट बनाना है, तो अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करना होगा। जैसे लद्दाख की मांग उठती रहती है, दिल्ली की मांग उठती रहती है कि हमें स्टेट का दर्जा दो, स्टेट का दर्जा दो, स्टेटहुड दो, तो आर्टिकल 2 का यूज़ किया जाएगा, तब मिलेगा। यानी कि अगर देना है तो किस आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा? आर्टिकल 2 का। सिक्किम वाला जो केस है, इस सिक्किम को स्टेट का दर्जा देने के लिए आर्टिकल नंबर 2A, ये जो लिखा हुआ है डॉट करके 2A है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2A है, समझे आप? तो आर्टिकल 2 इसकी बात करता है, और आर्टिकल 2 का आप ऐसे समझ लो कि क्लॉज 1 इसकी बात करता है, और 2A ये जो है सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, सिक्किम को यूनियन से एसोसिएट करने के लिए आर्टिकल 2A को जोड़ा गया था। बाद में इसको हटा दिया गया जब ये स्टेटहुड का दर्जा इसको मिल गया पूरी तरह से। तो अभी हम देखेंगे सिक्किम कैसे जुड़ा भारत के साथ। और आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जो मौजूदा समय कोई राज्य एग्जिस्टेंस में है, उसके अगर एरिया को बढ़ाना है, कम करना है, बाउंड्री को इधर उधर करना है थोड़ी सी बिना एरिया को चेंज किए, या फिर नाम में बदलाव करना है, तो ये सारे काम अनुच्छेद 3 से होंगे। यानी फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यानी कि स्टेट को तोड़ के 2 राज्य 3 राज्य बना दिए, और बाय यूनाइट, या फिर 2 राज्यों को जोड़ के यूनाइट करके एक राज्य बना दिए। घुमा फिरा के हम किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ जो एग्जिस्टेंस में है, इंडिया का पार्ट है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो आर्टिकल 3। जो इंडिया का पार्ट है ही नहीं उसको ला रहे हैं, तो आर्टिकल 2। दैट मीन्स ये स्टैब्लिशमेंट की बात करता है और ये फॉर्मेशन की बात करता है। इज दैट क्लियर और नॉट? एक नोट पढ़िए जो नीचे लिखा हुआ है, और जिसका कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेगा कि कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है? और ये डाउट मत लिखना रिपीट, ठीक है? कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ में ना, रिपीट का मतलब है कि आप सुन ही नहीं रहे थे ढंग से, सिंपल इसका मतलब ये है। और रिपीट करना है तो उसको पीछे करो, कर्सर वो जो भी है आपका, ठीक है, और पीछे से देख लो। कोई डाउट है कहीं पर्टिकुलर जगह तो स्पेसिफिक वो पूछना। प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अनलेस। इसको पहले पढ़िए, इसको पहले पूरा खुद से पढ़िए, फिर मैं आपको मतलब बताऊंगा। मैंने जानबूझ के जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल वर्डिंग है उसको इंक्लूड किया है यहाँ पे। सर फेडरेशन स्टेट रिपीट ओके। सर इंग्लैंड से आए हैं क्या? थोड़ा हिंदी भी लिख कर लाया कीजिए, इतना इंग्लिश लिख देते हैं कुछ समझ नहीं आता। बताते तो हिंदी में ही ना, इंग्लैंड वाले हिंदी कब से बोलने लगे हैं? हम क्या इससे बोल रहे हैं क्या कि तुम साला स्टूडेंट लोग हमको 2 गुना लगान देगा? ठीक है, आर के वर्जन जी बनने लगेंगे, ठीक है। चलो, तो फेडरेशन को समझाना था, और ठीक है, तो भाई समझा तो पूरा हिंदी में रहे हैं। और जो नोट्स मिलते हैं आपको, या फिर अगर जिसने नोट्स का बुक लिया है हिंदी वाला, तो लिया है तो खोल के रखा करो उसको सामने, और उसमें पढ़ते रहा करो साथ साथ। समझा मैं देता हूँ पूरा हिंदी में, ऐसा तो कोई इंग्लिश का टर्म यूज़ करता नहीं हूँ, ठीक है। बाकी आप हिंदी में जो लिखा हुआ है आपकी बुक में वो आप साथ साथ पढ़ते रहो, खासकर जो हिंदी मीडियम वाले मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बुक में आप पढ़ते रहो, ठीक है, ये वही सेम चीज़ है। तो ये जो नोट लिखा है इसका मतलब क्या है, ठीक है, पहले फिर मैं फेडरेशन का मतलब बता दूंगा जो डाउट था। इसका मतलब ये है कि इस तरह का कोई भी बिल
इस तरह का, पहले छोड़ो इसको, नोट को छोड़ो, पहले आर्टिकल 4 समझ लो। लेकिन उससे पहले किसी ने फेडरेशन पूछा था। फेडरेशन का मतलब होता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है, अगर फेडरेशन ऑफ स्टेट वर्ड ऐड होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका मतलब ये होता कि हम राज्यों को नहीं तोड़ सकते हैं, और राज्यों के पास ये शक्ति है कि वो हमारी यूनियन से सेसीड कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए उनको हम तोड़ सकते हैं और वो कहीं भाग के नहीं जा सकते हैं। ठीक, पहले आर्टिकल 4 समझो, तब ये नोट का मतलब समझाएंगे आपको। आर्टिकल 4 का मतलब ये है कि अनुच्छेद मतलब 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव करेंगे तो उसमें बदलाव करने के लिए आपको पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि पहली अनुसूची बोलती है नेम एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यही तो बात करती है भाई। पहला शेड्यूल क्या है? टी से टीयर्स पढ़े थे। टीयर्स का मतलब क्या था? आंसू नहीं, नेम्स एंड टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो अगर आर्टिकल 3 में क्या पढ़े हैं कि भाई अगर नाम चेंज करना है तो ऑब्वियस से बात है आर्टिकल शेड्यूल 1 में चेंज करना पड़ेगा। उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियस से बात है शेड्यूल 1 में चेंज करना पड़ेगा। शेड्यूल 4 में क्यों करना पड़ेगा? इसमें क्या था? इसमें था एलोकेशन ऑफ सीट्स टू काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या वगैरह के हिसाब से होगा। अब राज्य का तो एरिया ही चेंज हो रहा है, बाउंड्री ऑल्टर हो रही है, तो फिर वहां का रिप्रेजेंटेशन भी इन दी राज्यसभा और टू दी राज्यसभा चेंज होगा। तो फिर वो शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ेंगे, और जो भी आप चेंजेस करेंगे उनको आर्टिकल 360 के तहत अमेंडमेंट यानी संशोधन नहीं माना जाएगा। ये नया अनुच्छेद कहाँ से टपक पड़ा सर? जो अमेंडमेंट कल से शुरू हुआ है, जिसका मतलब होता है संविधान की किताब में कोई बदलाव करना, वो बदलाव करने के का पूरा प्रोसीजर अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। तो कोई अगर अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में तो इस आर्टिकल का, इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके करना होगा, इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके छेद करना होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब हम आर्टिकल 2 और 3 के तहत चेंजेस करेंगे तो उसको हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। अब क्यों नहीं मानेंगे वो तो जब मैं अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा ना तब डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर समझ में आती है बात तो समझ लो, क्योंकि जो यहाँ पर हमें सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए होता है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और जो भी काम संविधान में, जो भी बदलाव संविधान में हम साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं उसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। वैसे तो मैं ये संशोधन में भी इस चीज़ को पढ़ाऊंगा अमेंडमेंट में। तो यानी कि अगर हम आर्टिकल 2-3 के तहत जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ये लिखा है आर्टिकल नंबर 4 में बस। और इस तरह का जो चेंज है, जो बदलाव है, वो सिर्फ हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, संसद कर सकती है। कोई मान लो यूपी है, स्टेट है, अब यूपी से तोड़ के हमने बनाया उत्तराखंड, तो ऐसा नहीं कि यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में कोई बिल आया होगा कि भाई चलो उत्तराखंड भी अलग से बना देते हैं। वो क्यों बनाएंगे? वो क्यों तोड़ेंगे अपने स्टेट को? तो पार्लियामेंट ये सारे काम करता है 2 और 3। और ये नोट जो लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि जब भी इस तरह का कोई बिल लाएगा पार्लियामेंट तो उसको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से लाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि प्रेसिडेंट का ये काम है कि उस तरह के बिल को वो उस राज्य में भेजेगा, उस राज्य की विधानसभा में भेजेगा जिस राज्य से उस बिल का लेना देना है। अगर किसी राज्य का नाम चेंज कर रहे हैं तो यार उसकी भी रिकमेंडेशन तो ले लो कि वो उसका क्या कहना है। अगर उसकी बाउंड्री को ऑल्टर कर रहे हैं तो उसका भी तो रिकमेंडेशन ले लो। तो इसलिए पार्लियामेंट को ये बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से लाना पड़ता है, और प्रेसिडेंट इसको रखता है स्टेट के उस स्टेट के पास, जिसको कि एक स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ पीरियड में आंसर देना होता है। पहले ये टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं था कितने टाइम पीरियड में आंसर देना है, लेकिन ध्यान रखना 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 5वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1955 में। किसमें? आर्टिकल नंबर 3 में, जिसमें कि इस टाइम पीरियड को स्पेसिफाई किया गया कि भाई विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड लेजिस्लेचर को, स्टेट वाले के लेजिस्लेचर को ये बात बतानी, अपने सुझाव रखने होंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ा हुआ है बिल है। समझ में आया ये आर्टिकल 4 और ये जो नोट मैंने आपको समझाया? ठीक है, बुक नहीं मिल रही ऑफलाइन अयोध्या, बुक मिल जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हिम्मत रखिए हिम्मत रखो थोड़ी सी, है ना? मिल जाएंगी, आ जाएंगी जल्दी। ठीक, नव्या जी आ जाएगी बुक। ठीक है, 14 डेज और 3 डेज परमार नॉलेज का। अच्छा, क्या जोया जोया लगा रखा है भाई, पढ़ लो।
हैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है और अलग ही कमेंट सेक्शन में चल रहा है। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आ रहे हैं अभी। फोर्थ फिर से बता दो, फिर से ना, तो फिर से पीछे कर लो, पीछे फिर से रिपीट नहीं कर पाएंगे पूरा। वहाँ फिर आके नेटशेल में ये है, फोर्थ का मतलब कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव करेंगे, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर टेरिटरी को भारत का हिस्सा बना रहे हैं या फिर किसी राज्य का नाम बदल रहे हैं, उसकी बाउंड्री इधर उधर कर रहे हैं, छोटी बड़ी चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ये चौथा अनुच्छेद बता रहा है हमें, ठीक। और अनुच्छेद 3 का नोट है, ये अनुच्छेद 3 का नोट है कि ऐसे बिल को लाने के लिए, ये जो आर्टिकल 3 की बात हो रही है, आर्टिकल 3 वाले के तहत कोई भी बिल लाने के लिए पार्लियामेंट में ही आ सकते हैं। पहली बात तो राष्ट्रपति से पहले सुझाव लेना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य में भेज के वहाँ उनका सुझाव लेगा, और उस सुझाव का पहले कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं था कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको सुझाव देने हैं, लेकिन 5th अमेंडमेंट ने टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया, ठीक। अब आते हैं इंटीग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पे, ठीक है। तो भाषा के आधार पे किस तरह से सर, वो भी चलो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार अभी बात उठी, ठीक है, बात उठी कि मान लो कि हमें अगर कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया में कैप्चर करना लेना है, तो उसको तो अमेंडमेंट डील नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें हमारा पार्लियामेंट, हमारी सरकार भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दिए दे रहा है, तो क्या उसको अमेंडमेंट डील करेंगे 368 के तहत? तो आंसर इज यस। ये बात उठी थी तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था यस, यानी कि हमने पढ़ा कि चौथा आर्टिकल ये बोलता है कि अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, 2 और 3 के तहत आप चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडियन टेरिटरी इज टू बी सीडेड, यानी ये अगर देनी है किसी देश को, देन अमेंडमेंट इज नीडेड, संविधान में संशोधन करना होगा आर्टिकल 368 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 2 में देने की बात नहीं लिखी हुई है संविधान में, उसमें सिर्फ लेने की बात लिखी हुई है। तो देना है तो करना पड़ेगा अमेंडमेंट। इसीलिए हुआ क्या था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, झगड़ा ख़त्म करने के लिए, कि कुछ सर्टेन एनक्लेव्स तुम हमारे ले लो, हम तुम्हारे ले लें, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए जब देना था हमें किसको, हमारी टेरिटरीज़ को, तो इसके लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ा। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में हुआ था, ये 2014 में इंडिया लैंड इंडिया जो 100वां नंबर का संविधान संशोधन था, दैट वाज इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट, बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, अब हम देखेंगे कि भाषा के आधार पर राज्य बनना कैसे शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, ठीक। तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा के आधार पर, लेकिन उससे पहले कि किस तरह से हमारे स्टेट फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं वो पहले हम समझते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, यानी 1947 की बात, 1947, तो टोटल 562 मतलब प्रिंसली स्टेट थे जिनको कि जोड़ा गया था, प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको कि भारत में जोड़ा गया था। प्रिंसली स्टेट देसी रियासतें समझाया था मैंने, वो पर्टिकुलर जगहें थीं, स्टेट्स थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नहीं था, इनडायरेक्ट रूल था, वहाँ के राजे रजवाड़े रूल ही वहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है, वहाँ के राजे रजवाड़े ही वहाँ पे रूल कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को टैक्स देते थे। तो ऐसे 562 प्रिंसली स्टेट को, देसी रियासतों को मिलाया गया। 3 को चुल मच रही थी उस समय, वो कौन 3 थे, एक तो अपना हैदराबाद था, जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर था एक, देन जूनागढ़ था, और एक आपका हैदराबाद था। तो ये नहीं जोड़ रहे थे, जम्मू कश्मीर नहीं जोड़ रहे थे, जम्मू कश्मीर बोल रहे थे इंडिपेंडेंट, सब लोग बोल रहे थे इंडिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा था इंडिपेंडेंट रहने में। तो जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया इंडिपेंडेंस के बाद जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने तो इंडिया के साथ तुरंत ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया कि भैया हमें तो इंडिया के साथ रहना है, ठीक है, क्योंकि समझ गया कि भैया
कोई ना कोई तो अटैक करेगा ही। पाकिस्तान ने कर दिया पहले ही, तो इंडिया के साथ कर लिया उन्होंने, ठीक है, आ गए इंडिया में। जूनागढ़ वाले जो है, जो यहाँ के राजा थे, बोल रहे थे हम पाकिस्तान में जाएंगे। लोग बोल रहे थे पगलैट हो क्या, वहाँ क्या जाकर करेंगे, इंडिया में रहेंगे। तो यहाँ करवाया गया क्या, रेफरेंडम करवाया गया, जनमत करवाया गया, और लोगों ने बोला क्या, लोगों ने वही 95% ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बोला कि हमें इंडिया में रहना है, तो इंडिया में हो गया शामिल। हैदराबाद के जो ये नवाब साहब थे, तो इनको भी चिल मच रही थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद। तो इनको जो है पुलिस एक्सेशन, पटेल साहब गए और पुलिस वुलिस लेके गए, और जो इनकी रिलाई करी, ठीक है, उसके बाद जो है ये इंडिया का पार्ट बन गया पुलिस एक्सेशन के थ्रू। यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको हम ऑपरेशन पोलो बोलते हैं, ठीक है। सितंबर 1948 में हुआ था ये, सितंबर 1948 में, 17 सितंबर डेट भी है, जिस दिन हम अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया था, हमारे अमित शाह जी ने, कि क्या सेलिब्रेट किया जाएगा 17 सितंबर को। तो इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया बाद में। फिर हुआ क्या, 1950 आते आते तक, 1950 आते तक हमारी गवर्नमेंट ने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया सारे स्टेट्स का, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले, ठीक है, कि क्या है मतलब 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन कब था, वैसे तो कभी क्वेश्चन आया नहीं है इस पर। तो पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, ऐसे पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। पार्ट डी, जैसे हमारा जो अंडमान निकोबार था वो पार्ट डी में आता था। तो ऐसा 4 फोल्ड टाइप क्लासिफिकेशन जो है, एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो ऐसा 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो है करके रखा था, ठीक है, कि भाई ये स्टेट इस पार्ट में आते हैं, ये स्टेट इस पार्ट बी में, पार्ट सी में, इस तरह से। अब इसको पॉज करो। अब यहाँ से हुआ क्या, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग उठनी तेज हुई, कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बनाया जाए। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे कि भाई हम तेलुगु बोलते हैं, हमको अलग करो, हम कन्नड़ बोलते हैं, हमें अलग करो, है ना, मराठी बोलते हैं, हमें अलग करो। तो ऐसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है बात उठने लगी हर जगह। और कुछ जगह जैसे मान लो तेलुगु वाले कर रहे हैं, कन्नड़ वाले कर रहे हैं, तो भी मराठी भी करने लगे, गुजराती भी करने लगे, तो ऐसे बहुत बढ़ रहे। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने चाहिए स्टेट या नहीं बनने चाहिए, तो इसके लिए कमीशन, आयोग बनना शुरू हुए। तो एक सबसे पहले बना धार कमीशन, धार आयोग, ठीक है। इससे मुझे धुआंधार, कपिल धार पता नहीं क्यों याद आ रहा है, बता दो किस रिवर पे ये वाटरफॉल हैं दोनों। तो ये धार कमीशन एस.के. धार जी की चेयरमैनशिप पे बना था। इसने क्या बोला इस कमीशन ने, ये 1948 से बना था। इसने बोला कि स्टेट्स शुड बी फॉर्म्ड ऑन स्टेट्स शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस प्रशासनिक सहूलियत के बेसिस पे बनने चाहिए, एंड नॉट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, नॉट ऑन लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पे नहीं बनने चाहिए राज्य, इसने बोला। मांग और तेज हो गई कि कैसे नहीं बनने चाहिए, तो एक और कमीशन बिठाया गया। ये इस कमीशन का नाम था JVP कमीशन। JVP कमीशन इसका क्यों नाम था, क्योंकि इसके 3 मेंबर थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, उसका तो नाम रख दिया क्योंकि चेयरमैन के नाम पे, लेकिन यहाँ पे तो तीनों ही लोग बड़े फेमस है, तीनों लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ये दोनों लोग, तो इसलिए जो है JVP कमीशन बोला गया। जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जी थे हमारे, सरदार पटेल जी, और पट्टाभी सीतारामैया थे, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। और ये किस कमेटी के मेंबर थे जरा बताना, कुछ याद कराया था, सीतारामैया वस्तावैया है हाउस कमेटी के चेयरमैन। ये यूनियन, जिस यूनियन पावर कमेटी हो गया, स्टेट्स जो कमेटी थी उसके थे, जिस भी कमेटी का क्या यूनियन स्टेट था। वल्लभ भाई पटेल जो फंडामेंटल राइट पे कमेटी बनी थी, प्रोविंशियल सब कमेटी जो बनी थी, उसके चेयरमैन थे ये। तो इसने भी यही सेम चीज़ को रिपीट किया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं बनने चाहिए, इसने मना कर दिया और डिमांड तेज हो गई। तो फाइनली हुआ कुछ यूँ कि 1953 में, 1953 में एक शख्स थे, आंध्र प्रदेश में आंदोलन चल रहे थे कि भाई तेलुगु जो हमारे स्पीकिंग रीजन है उनको अलग किया जाए, अलग किया जाए। तो एक शख्स थे जिनका नाम था पोट्टू या फिर पोट्टी श्रीरामलू, ठीक है, श्रीरामलू।
आंध्र प्रदेश में। तो ये फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे हुए थे कि हम तब तक फास्ट करेंगे जब तक कि तुम नहीं दे दोगे हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारा स्टेट। इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट हैं, वो बहुत भयंकर हो जाते हैं। 56 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है। और इसकी वजह से आनन फानन में तुरंत क्या करना पड़ता है, आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया जाता है एज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म्ड एज फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, या फिर फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक, 1953 में। क्लियर इतनी बात। अब खुद सोचो, 10 बच्चे रो रहे हैं, उनमें से तुमने एक को टॉफ़ी दे दी जो ज़ोर से रोया, तो 9 बच्चे क्या करेंगे, वो भी और ज़ोर से रोएंगे देख के। तो यही हुआ। और स्टेट भी मांग उन्होंने तेज कर दी कि हमें भी क्रिएट करो, जब उसको क्रिएट किए हो तो फिर एक और कमीशन बना जो कि फाइनल कमीशन था इस चीज़ को लेके, एंड दैट वाज फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, चेयरमैन थे फजल अली, इसलिए वैसे 3 लोग थे इसमें। 3 लोग और कौन थे, तो एक तो हृदय नाथ कुंजरू थे और KM पन्नीकर थे, ठीक है, और फजल अली थे जो कि चेयरमैन थे। तो उन्हीं के नाम पर कमीशन का नाम पड़ गया। तो इन्होंने बोला कि हाँ कर लो, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स बेसिस पे स्टेट को क्रिएट कर लो, बट ही रिजेक्टेड, यानी दिस कमीशन रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि एक भाषा और एक राज्य होना चाहिए। तो ये थ्योरी इन्होंने रिजेक्ट कर दी। ये नहीं बोला इन्होंने कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को मत क्रिएट करो, इन्होंने बोला कि जो आपका ये कॉन्सेप्ट है कि एक राज्य, एक भाषा और एक राज्य है, अगर ये कॉन्सेप्ट हम फॉलो करने लग गए तो पूरा भारत इतने पार्ट में डिवाइड होगा कि आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि हर छोटी छोटी जगह में कोई नई भाषा बोली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और बट एक्सेप्टेड द लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ और फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। ये भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बन सकते हैं। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसको हम जानते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो लाया गया, जिसके थ्रू ये जो पार्ट नहीं बताया था आपको, पार्ट ABCD, ये पार्ट ख़त्म किए गए, ठीक है, पार्ट से ख़त्म किया गया, पार्ट ABCD ये सब। और 14 राज्य यानी कि 14 स्टेट्स एंड 6 UTs वर क्रिएटेड, ठीक है, वर क्रिएटेड आफ्टर दिस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। एंड इतने स्टेट्स और UTs को जो है फाइनली बनाया गया एज ऑफ 1 नवंबर 1956, ठीक है। तो ये जो हमारे राज्य धीरे धीरे और बने, आज हमें पता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट और 8 UTs। ये किस तरह से बने वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसके लिए ट्रिक होती है, आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो, ये हमारी क्या है, ट्रिक है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ सो दैट अच्छे से हम इसको समझ पाएँ, हिंदी में आराम से इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा स्टेट कब बनता है, कैसे बनता है। तो इसको हम याद करेंगे, आम गुनाह है, ठीक है, मैम तुसी है ना, गाओ और मौज लो, है ना। तो ये जो है इस ट्रिक में हम याद करेंगे। इससे हमें ये हो जाता है ना कि हमें ऑर्डर में चीज़ें याद हो जाती हैं कि कौन सा स्टेट कब बना था, कौन पहले कौन बाद में। तो आ से यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आ से क्या है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश है, जो कब क्रिएट होता है 1956 में, 1956 में। महाराष्ट्र कब क्रिएट होता है
महाराष्ट्र क्रिएट होता है 1960 में, 1960 में। अब मुझे पता है आपके दिमाग में तुरंत डाउट आएगा, सर अभी तो बताया था 1953 में क्रिएट हुआ था आंध्र प्रदेश एज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। यस, लेकिन काफ़ी तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स को अभी तक मर्ज नहीं किया गया था उससे। तो फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो आंध्र प्रदेश बनता है वो 1956 में पूर्णतः बनता है। अब अगेन दूसरा क्वेश्चन है कि तुम्हारा, सर पूछेगा आंध्र प्रदेश कब बना, तो ऑप्शन में दोनों होगा तो हम क्या टिक करेंगे? ये तुम्हारा सबसे मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है, ऑप्शन में दोनों होगा तो क्या होकर करेंगे। जैसे नहीं ऑप्शन में जिंदा गौड़ा महेंद्रगिरी दोनों होगा तो क्या करेंगे। और हाँ, वो भी मैंने पूछा था कपिल धार धुआंधार, तो किसमें, नर्मदा में। आई थिंक सभी ने बता लिया होगा। तो पहली बात तो ऑप्शन में होगा नहीं, और दूसरी बात तो स्पेसिफाई करेगा। अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे पूछेगा तो 1953, और अगर वो नहीं लिखेगा तो 1956। महाराष्ट्र 1960 में क्रिएट हुआ था। अब महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो एक, जब भी हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो पता है क्या करते हैं हम, एक ब्लैंक पीपीटी को क्रिएट कर लेते हैं। क्या करते हैं? एक ब्लैंक पीपीटी को क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर? क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ तो ऐसा स्पेशल है। क्या स्पेशल है? 1960 में, 1960 में जो बॉम्बे हुआ करता था, इसको डिवाइड कर दिया गया था। महाराष्ट्र जो मराठी स्पीकिंग रीजन है और जो गुजराती स्पीकिंग रीजन है उसको डिवाइड करके गुजरात। तो गुजरात 1960 में बनता है। ठीक, तो गुजरात भी ये क्या है, ये आपका टक 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 गुजरात है। ठीक है, ये आपका गुजरात है। तो ये भी 1960 में बनेगा, 1960 में। ठीक है, ये है सॉरी, तो ये क्या है आपका, नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड। हा से क्या हो जाएगा, हरियाणा। कब क्रिएट होते हैं? तो नागा भैया अपना 63 में और हरियाणा भैया अपना 66 में, और है से हिमाचल हो जाएगा। अब देखो इस हा में मात्रा लगी है नहीं, हरियाणा लिखते हैं तो हा में मात्रा लगती नहीं, हिमाचल लगाते लिखते हैं तो इसमें मात्रा लगती है कि नहीं, छोटी ई की। तो बस इसमें देखो हा में मात्रा लगी है तो ऐसे याद कर लो, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कब क्रिएट होता है? ये आपका होता है 1971, 1971 में। मैम में क्या है? तो मैं से है मेघालय, मेघालय। ठीक, म से क्या है? म से हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। और तू से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। ये तीनों जो है ना हमारे, तीनों भाई बंधु एक ही साथ क्रिएट हुए थे। कब क्रिएट हुए थे तीनों? तीनों को क्रिएट किया गया था इन द ईयर 1972, 1972। सी से क्या है? सी से हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम भी स्पेशल है। और जब सिक्किम आता है ना तो हम ब्लैंक पीपीटी में जाते हैं और हम पढ़ते हैं सिक्किम के फॉर्मेशन के बारे में। तो सिक्किम जो है पहले इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं था। यहाँ पर एक डायनेस्टी का रूल हुआ करता था जिसको बोलते हैं चोग्याल डायनेस्टी। अब ये चोग्याल डायनेस्टी तो रूल कर रही थी, तो थ्रेट था चाइना की तरफ से, क्योंकि तिब्बत कब्जे में ले ही चुके थे। अब इन पे खतरा मंडरा रहा था, तो इन्होंने पहले इंडिया की तरफ रुख मोड़ा, लेकिन तुरंत नहीं जुड़ना चाह रहे थे। तो इसलिए पहले इनको हमने 35th अमेंडमेंट करके, 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके इनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, मात्र एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। एसोसिएट स्टेटहुड दिया इन्हें, एसोसिएट स्टेट कि मतलब पूर्ण राज्य नहीं है, एसोसिएटेड हैं बस हमारे थ्रू, हमारे तहत अभी है। ठीक है, और देन जब इनको लगा, अच्छा लगा, तो यहाँ के लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, हमें तो इंडियन यूनियन के साथ पूरी तरह से जुड़ना है, चोग्याल डायनेस्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर दो। तो 1975 में पूर्ण राज्य यानी कि कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा मिलता है। क्लियर इतनी चीज़, कंप्लीट स्टेटहुड। तो इसी को ये वो करने के लिए आर्टिकल 2A को इंसर्ट किया गया था। अब याद आया आपको? तो सिक्किम कब क्रिएट हो जाएगा? 1975 को, 1975 को। गाओ से क्या है? गाओ से है गोवा, और ओ से क्या है? कुछ नहीं है। गोवा की जब हम बात करते हैं तो होता ये है कि हमें फिर से पीपीटी में जाना पड़ता है, ब्लैंक वाली वो भी। ठीक है, तो होता ये है कि पहले गोवा, दमन और दीव 3 जगह थी जहाँ पर रूल किसका चल रहा था? रूल चल रहा था पोर्तुगीज़ भैया लोगों का। पोर्तुगीज़ भैया लोग सबसे पहले आए थे भारत में और सबसे आखिर में गए थे, हड़ा लिए थे पूरी तरह से। इंडियन गवर्नमेंट 1961 में इनको खदेड़ा था यहाँ से। कब? 1961 में। ऑपरेशन
विजय के थ्रू। तो जब इनको यहाँ से हटाया गया तो किया ये गया कि सबसे पहले तो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, ठीक है, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इन द ईयर 1962 पहले तो इंडियन यूनियन का पार्ट ये बने थे ये, ठीक है, इंडियन यूनियन का पार्ट बने थे ये। देन अगर हम बात करें जो गोवा स्टेट है, गोवा 1987 में, मतलब अभी तो तीनों सिर्फ यूटी बने हैं, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, 1962 में, लेकिन 1987 में ये स्टेट बन गया, राज्य बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा 1987, 1987, ठीक। ऐसे ही दादरा नगर हवेली में भी था, जो दादरा नगर हवेली थी ना, यहाँ भी इन्हीं लोगों का शासन चल रहा था। लिख देते हैं, जो दादरा नगर एंड हवेली था, यहाँ भी पोर्चुगीज़ लोग मान नहीं रहे थे, अड़े पड़े थे, भाग ही नहीं रहे थे, बड़े अड़ियल टाइप थे ये। 1961 में, ठीक है, इनको भगाया गया, ठीक है, पोर्चुगीज़ का रूल था 1961 में, पोर्चुगीज़ का रूल था। देन यहाँ पे क्या गया 10th अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 10th अमेंडमेंट करके जो है इनको भी यूटी का, और आज भी यूटी है, आपको पता है, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव को मर्ज किया जा चुका है अभी। यहाँ पे जो और है उसमें औ का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल, और मौज में मो से क्या है मिज़ोरम, ठीक है, और बस ख़त्म। इनको कब क्रिएट किया गया था, तो ध्यान रखना, इनको 1987 में ही क्रिएट किया गया था। एक्चुअल में अरुणाचल और जो मिज़ोरम है ना, अरुणाचल और जो मिज़ोरम हैं, इनको क्रिएट किया गया था, यहाँ पे लिखते हैं 22nd अमेंडमेंट हुआ था, एक 22वां संविधान संशोधन, ठीक है। इससे किया क्या गया, मेघालय को एक एसोसिएट स्टेट के तौर पे पहले तो क्रिएट किया गया, ठीक है, मेघालय क्रिएटेड विद इन असम। आप देखते होंगे, अगर आपने मैप देखा होगा अच्छे से, तो असम के अंदर ही तो दिखता है मेघालय। और मिज़ोरम और जो अरुणाचल है, इनको एज अ यूटी की क्रिएट किया गया था। मिज़ोरम और अरुणाचल को एज यूटी क्रिएट किया गया था, यूनियन टेरिटरी, और इनको बोला गया था NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, ठीक। तो ये स्टेट हुड, ध्यान रखिएगा, कौन कब राज्य बना, ऑर्डर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ें, इतनी चीज़ क्लियर हो गई सभी को? किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए। ये इंग्लिश में आप ट्रिक यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जिसको फिल करना है तो। 1930 डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूटी। स्टेट में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, यूटी में क्या होता है, जनरली कहीं कहीं पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जैसे जम्मू कश्मीर और दिल्ली वगैरह में, लेकिन वहाँ पे डायरेक्टली किसका शासन होता है, सेंटर का। सर प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन की ही समरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करने पर कोर्ट में जा सकते हैं, तो प्रियम्बल के केस में क्यों नहीं? प्लीज़ रिप्लाई, आई एम कन्फ्यूज्ड। क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट इज़ नॉन एन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मत आना मेरे पास वापस, ठीक है। वॉइस थोड़ा हाई रखो सर, एक वीक से लो है बोल रहा हूँ। भाई वॉइस लो आ रही है क्या? क्यों वॉइस लो आ रही है क्या? सर मिज़ोरम CM कंट्रोवर्सी टू मेक अनदर कंट्री, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन वही है ना कि अब क्या बोला जाए। यही बात शेख हसीना ने भी बोली थी कि ये जो जोगम करके एक अलग से कंट्री बनाना चाहते हैं ये सब, बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार की टेरिटरी लेके। अच्छा, कहाँ पे? अरे सॉरी, ये करेक्ट कर लेना यार ये, ठीक है, 1987 की जगह 9, ठीक है, ये बीच में 9 एक्स्ट्रा लग गया ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, यहाँ पे इसको फिल कर लेना इंग्लिश में अपने आप से, ठीक है। अभी आते हैं और देखते हैं ये आर्टिकल 371 क्या है। जैन के फुल स्टोरी बताओ सर प्लीज़। स्टोरी यहाँ पे हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। पूरी स्टोरी के लिए ढेरों रील मिल जाएगी, वहाँ पे आराम से स्टोरी देखो। यहाँ पे हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ने आए हैं, ठीक है। वॉइस फाइन है, नेक रोटेशन, थैंक यू।
तेलंगाना कब? तो तेलंगाना सभी को पता है 2014 में, जून 2014 में क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब ये मैंने आपको नहीं बताया कुछ स्टेट, जैसे ईयर 2000 में आपके 3 स्टेट क्रिएट होते हैं। एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ बनता है। उत्तराखंड बनता है यूपी से अलग होके, और झारखंड बनता है बिहार से अलग होके। तो ये सब 2000 में ही बनते हैं, तो ये मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। तो इसको भी कर सकते हैं नोट। और 2014 में वी ऑल नो कि तेलंगाना अलग से बनता है, ठीक है, जून 2014 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और आर्टिकल 371 जो है ये स्पेशल क्या देता है? स्पेशल कुछ प्रोविज़न देता है, स्पेशल राइट देता है, स्पेशल स्टेटस से डील करता है कुछ स्टेट्स के, ठीक है। सर एसोसिएट स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहयोगी राज्य बोलते हैं, सहयोगी राज्य, ठीक है। तो आर्टिकल 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र गुजरात से रिलेटेड है 371 ए आपका नागालैंड के स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है। 371 बी असम, सी मणिपुर, आंध्रा की यूनिवर्सिटी, ठीक है। देन सिक्किम, देन मिजोरम, देन अरुणाचल, देन गोवा, देन कर्नाटक। अब हम याद कैसे रखें इसको, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ लेगा आर्टिकल 371 डी में क्या है, एफ में क्या है। मतलब ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर सीडीएस जैसे एग्जाम में थोड़ा डेप्थ में आ जाता है, लेकिन एसएससी के लिए हमें डेप्थ में नीड नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, और उसको याद करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी सी ट्रिक है, एंड दैट इज़, ठीक है। मतलब मैंने तो ऐसे याद रखा था, बाकी आपको, क्योंकि कुछ लोग ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर ट्रिक अच्छी नहीं है ना, इस ट्रिक को भी याद करने के लिए ट्रिक चाहिए। तो भाई अपने हिसाब से बना लेना, जिससे मैंने याद किया था अपने लिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो नाम आसमा, ठीक है, एक लड़की है, उसका आप नाम पूछ रहे हो कि नाम क्या तुम्हारा, तो उसने बोला कि मेरा नाम आसमा है, ठीक है, और मैं जो है जीके पढ़ती हूँ परमार सर से ठीक है। तो तुमने बोला कि आई हो तो क्या माता जी के पैर छू के आई हो कि नहीं, ठीक है। तो माता जी के तो पहले पैर छूने, यानी महाराष्ट्र गुजरात। देन एन से नागालैंड, ए से असम, एम से मणिपुर, ए से आंध्रा, ए से आंध्रा की यूनिवर्सिटी, एस से सिक्किम, एम से मिजोरम, ए से अरुणाचल, जी से गोवा, के से कर्नाटक। कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा? ए में होगा कन्फ्यूजन। कैसे? असम भी, अरुणाचल भी है, आंध्रा भी है। तो ध्यान रखना, पहले तो असम है, पहले असम है, देन आंध्रा है, देन आपका फिर से फिर आपका अरुणाचल है। तो ऐसे पहले यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, फिर साउथ में, और फिर नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे जाना है आपको। असम, देन आंध्रा, देन अरुणाचल, ठीक। क्लियर रहती चीज़, ख़त्म हो गया, कुछ है ही नहीं है, ठीक है। नाम आसमा जी के अगर आपको याद है 371 में तो माता जी के पहले पैर छूने, देन अल्फ़ाबेट याद करना शुरू करना है, ABCD, ठीक है, नाम आसमा जी के। क्लियर? अब आते हैं पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। सर कल करवाइएगा। सर बहुत पार्ट 1 करते करते थक गए हैं बेटा। पार्ट 2 2 मिनट का है बस, पार्ट 2 2 मिनट का है, ख़त्म, ठीक है। पार्ट 2 उतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा, इसीलिए पार्ट 2 को हम साथ में करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वही यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ, है ना। छुट्टीज आर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट, ओके। अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस दिखने लगा है अभी। सर आंध्र प्रदेश तो लूसेंट में 1953 दिया है भैया। अनुप्रिया जी कहाँ चिल्ला रहे थे उतनी देर से? आंध्र प्रदेश 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट हुआ था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बेसिस पे उसको कुछ तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स को मर्ज करके 1956 में क्रिएट किया गया था, ठीक है। भी भाई बाबू ओ राम जी, यहाँ पर बात हो रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस की। सर मैं अम्बाला से हूँ, यहाँ विनबेक्स एक्सरसाइज चल रही है। जाओ जहाजो ने दिमाग ख़राब कर दिया है, इतनी आवाज़। अच्छा विनबेक्स, अच्छा जहाजों ने, ओके ठीक ठीक ठीक, अच्छा वो डिफेंस वाली एक्सरसाइज है, अच्छा वियतनाम और इंडिया की। जहाजों ने दिमाग ख़राब कर दिया है, कोई नहीं कोई नहीं। अरुणाचल की यूनिवर्सिटी नहीं है भैया, आंध्रा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है वो। पार्ट 2 पे आते हैं अभी। भाग 2 ऑफ संविधान किसकी बात करता है? ये बात करता है नागरिकता की, दैट इज़ सिटीजनशिप की, ठीक है। किसकी बात करता है ये? नागरिकता की बात करता है ये। पार्ट 2 आर्टिकल कौन से कहाँ से कहाँ तक है?
तो भाई 4 पे ख़त्म हो गया था हमारा पार्ट 1, तो यहाँ पे कहाँ से शुरू होगा, 5 से शुरू होगा और 11 तक जाएगा। बस ये ध्यान रखना हमारे देश में कैसी नागरिकता है, कैसी सिटीजनशिप है। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, एकल नागरिकता चलती है, एकल नागरिकता। और ये हमने कहाँ से लिया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये हमने यूके या फिर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है, तो धीरे धीरे कौन सी चीज़ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो करी है वो आप ऐसे ही सीख जाएंगे। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सिटीज़न इंडिया के सिटीज़न के साथ साथ वो यूपी का भी सिटीज़न है, बिहार का भी सिटीज़न है। कल मैंने आपको बताया था, यानी हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं चलती है, हमारे यहाँ सिंगल है। और ये कैसा फीचर होगा, फेडरल या फिर यूनिटरी, बताइए। ठीक है, तो हम यूपी एमपी बिहार नाग के निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक तो सिर्फ हम भारत के ही हैं। ये आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, पहले तो समझो इसको, ठीक है। ये मत बोलना कि सर बीच में कि सर ये वो, ठीक है, अभी रुक जाओ। आर्टिकल 5 है, इट प्रोवाइडेड फॉर द सिटीजनशिप ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ एक तरह से, ठीक है, जब हमने एक तरह से काइंड ऑफ अडॉप्ट किया, तो उसके बाद से कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा वो उससे डील करता है आर्टिकल 5, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद 6, इट प्रोवाइड्स राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सनस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। वो लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर 1947 में पार्टीशन हो गया 1947 में, तो जो लोग पाकिस्तान वाले भाग में रह रहे थे वो अगर भारत में आए हैं तो उनके लिए क्या नागरिकता के प्रावधान होंगे। 7वां, प्रोवाइडेड राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी वो लोग जो भारत में थे, ठीक है, आज़ादी के समय, लेकिन भारत छोड़ के पाकिस्तान में चले गए, जब वहाँ पे पता चला ओ यहाँ तो गधे रहते हैं तो वापस फिर आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो वापस वो फिर से घूम के यहीं पे आ गए, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। तो ये वो हैं जो पाकिस्तान में ही थे लेकिन भारत में, ये भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर भारत। 8, प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारत से बाहर रह रहे हैं, ना तो भारत वाले हिस्से में ना तो पाकिस्तान वाले हिस्से में, वो कुछ और ही अनडिवाइडेड इंडिया से बाहर हैं, वो अनडिवाइडेड इंडिया से भी बाहर हैं वो कहीं, और इंडियन ओरिजिन के, तो उनके लिए क्या वो प्रावधान होंगे। 9वां, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पर्सन वॉलंटरली acquired the citizenship of a foreign state will no longer to be a citizen of India। मतलब कि अगर कोई इंसान अपने आप से, अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ के किसी और देश की ले ली, ठीक है, मतलब अपने आप उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो अपने आप उसकी भारत की नागरिकता कैंसिल हो जाएगी, चली जाएगी। और 10वां बात करता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, जिसका मतलब होता है कि ये अनुच्छेद ये लिखता है कि वो लोग जो भारत में रह रहे थे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो भारत के नागरिक हो गए एक बार, वो भारत के नागरिक रहेंगे, ठीक है। सरकार उनके सिटीजनशिप के राइट्स को छीन नहीं सकती है। अगर मैं भारत का नागरिक डिक्लेयर हो गया तो ऐसा नहीं कि कल को नहीं तुम ऐसे आए थे, तुम वैसे आए थे, तुम ऐसे हो गया वैसे हो गया, तुम भारत के नागरिक नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कॉन्टिन्यू रहेंगे राइट ऑफ सिटीजनशिप, वो राइट है। 11th, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ। 11th ये बोलता है कि नागरिकता को लेके कोई भी कानून बनाने की शक्ति सिर्फ देश की संसद के पास है, क्योंकि सिटीजनशिप किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में। कल पढ़े थे कि नहीं, तो सिर्फ पार्लियामेंट को ये लॉ के पास पावर है कि वो कानून बना सकता है। तो अब ये आर्टिकल 5 आपसे नहीं पूछता है, 6 नहीं पूछता है, 7 नहीं पूछता है, 8th नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? इसलिए नहीं पूछता है कि ये आपके हिंदी में लिखे हुए हैं। आप में से किसी का कमेंट था कि इंग्लैंड से आए हो क्या, हिंदी में नहीं लिखते हो, और वो चीज़ मुझे दिल में लग गई, ठीक है। मैंने अपने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और सीधे टेक्स्ट को हिंदी में कन्वर्ट कर डाला, ठीक है। वो बात दिल पे लग गई थी, ठीक है। सर जर्मन शेफर्ड इंडियन सिटीजन है या नहीं? ये काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशन है, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8 क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप जो है नागरिकता, सिटीजनशिप एक तो है कि प्री एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 24 जनवरी 1950 से पहले की एक तो बात आती है, और एक बात आती है पोस्ट 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 के बाद की बात आती है। इसको लेके कि भैया 24 जनवरी 1950 से पहले कौन था कौन नहीं था, क्या सब, ये सब कौन डील कर रहा है? ये डील कर रहा है पार्ट 2 में 5, 6, 7, 8 ये सब डील कर रहे हैं। पोस्ट 24 जनवरी 1950 ये डील कर रहा है कौन?
ये डील कर रहा है हमारा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। बात समझे? नहीं समझे? समझाते हैं। 1950 24 जनवरी, जिस ठीक है 24 जनवरी 1950 वो दिन है जब हमने नेशनल एंथम है ना सॉन्ग को अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। इससे पहले कोई नागरिक है नहीं है, कौन नहीं होगा, ये सब आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ठीक। इसके बाद कौन नागरिक होगा नहीं होगा, इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट यानी कि नागरिकता जो का अधिनियम है 1955 का, आई थिंक वॉइस चली गई ठीक है। तो इसके थ्रू सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो कि बात करता है सिटीजनशिप की पोस्ट 24 जनवरी 1950 की। सर ये तो एक्ट तो 1955 में आया था, ये तो 1950 कैसे बात कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि बैक डेट से इम्प्लीमेंट किया गया था इसको। समझ गए आप? तो ये है। अब सर सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या प्रावधान है, कौन नागरिक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कैसे कोई एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप? तो जन्म से, किसी का जन्म हुआ है भारत में, उससे एक्वायर कर सकता है। बाई डिसेंसी एक्वायर कर सकता है। डिसेंसी का मतलब ये होता है कि आप जो हैं, आपके जन्म तो आपका बाहर हुआ है लेकिन आपके मम्मी पापा भारतीय नागरिक ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी कुछ वीज़ा लेके गए काम वाम के लिए है ना, यूएसए में काम कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, लेकिन नागरिक अभी भी इंडिया के हैं, जन्म तुम्हारा वहीं हुआ है तो तुम भारत के नागरिक हो। डिसेंसी। बाई रजिस्ट्रेशन और बाई नेचुरलाइजेशन। बाई रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है, इसका तो मतलब हो गया जन्म से, इसका मतलब हो गया आपका वंशक्रम से, इसका मतलब हो गया पंजीकरण से, ठीक है, पंजीकरण से। तो पंजीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे आपका जन्म बाहर हुआ, आपके मम्मी पापा भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन वो एक टाइम पे भारत के नागरिक हुआ करते थे, दे वर ऑफ इंडियन ओरिजिन, पेरेंट्स वर ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन वाला काम करता है, पेरेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। और नेचुरलाइजेशन होता है कि भाई तुम अभी भारत के नागरिक नहीं हो, तुम्हें मम्मी पापा ने भी नहीं हो, और तुम्हें मम्मी पापा इंडियन ओरिजिन के भी नहीं है, तो नेचुरलाइजेशन होता है। उसके लिए अलग अलग प्रावधान होते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर अगर आपको इसके थ्रू नागरिकता लेनी है कि आपके मम्मी पापा कभी थे नागरिक, तो 6 साल भारत में रहना होगा, और नेचुरलाइजेशन से लेना है तो 12 साल रहना होगा भारत में, ठीक है। इनकॉर्पोरेटिंग अ टेरिटरी, अगर भारत देश ने, भारतीय सरकार ने मान लो पूरे बांग्लादेश को कब्जे में ले लिया, तो बांग्लादेश के सारे लोग तुरंत भारतीय हो जाएंगे। उसके लिए कुछ वो इतने साल रहना वो सब कुछ नहीं, क्योंकि वो भारत की टेरिटरी हो गई तो वो भारत के सब नागरिक हो जाएंगे। कैसे कोई अपनी नागरिकता खो सकता है? रिनंसिएशन, यानी वो अपनी सिटीजनशिप को त्याग दे, ठीक है, खुद ही स्वतः ही वो त्यागने की घोषणा कर दे कि मुझे नहीं रहना है। टर्मिनेट कर दिया जाए, टर्मिनेशन, वंचित किया जाना, टर्मिनेट कर दिया जाए। जब अगर मान लो आप किसी और कंट्री की आपने सिटीजनशिप ले ली, आप इंडिया के नागरिक हैं लेकिन आपने एट द सेम टाइम किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। डेप्रीवेशन का मतलब है अगर आपने फ्रॉड तरीके से नागरिकता ली है, अगर आप किसी हमारी एनिमी कंट्री के साथ, मान लो कि फॉर एग्जांपल कनाडा मान लो हमारी एनिमी कंट्री है, ठीक है, और ठीक है, तो और उसका आप साथ दे रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में भी आपको डिप्राइव किया जा सकता है। समझ में आई चीज़? इतनी चीज़ सभी को समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताइए, ठीक है। यूएसए में ध्यान रखना डुअल सिटीजनशिप चलती है, हमने सिंगल सिटीजनशिप लिया है, कहाँ से? इंडिया से। और आर्टिकल 5 में क्या है? इट प्रोवाइडेड फॉर द सिटीजनशिप ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई भी जो भारत में जन्मा है, जिसके मम्मी पापा भारत में जन्म लिए हैं, ठीक है, और जो संविधान के लागू होने के कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, वो सब भारत के नागरिक बन गए आर्टिकल 5 के तहत, ठीक है। बाकी 5, 6, 7, 8 उतना पूछता है नहीं आपसे। 9 ध्यान रखना कि अगर किसी ने भारत के अलावा नागरिकता ले ली किसी और देश की, तो उसके भारत की नागरिकता चली जाएगी। और 10वें में लिखा है कॉन्टिन्यू किसकी रहेगी, वो कॉन्टिन्यूस ध्यान रखना। और 11 में क्या है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है सिटीजनशिप को लेकर। बाकी सिटीजनशिप एक्ट मैंने 1955 समझा दिया है। और अभी आपको पता होगा रिसेंट में जो सबसे इसमें अमेंडमेंट हुआ है, वैसे तो कई अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन 2019 में जो संशोधन हुआ है वो काफ़ी चर्चा में रहता है। आपने सुना होगा CAA-NRC, सुना है? CAA, इसका मतलब यही है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो उसमें अमेंडमेंट किया गया 2019 में। क्या अमेंडमेंट किया गया है 2019 में? ये अमेंडमेंट संशोधन किया गया है कि 6 कम्युनिटीज़ के लोग, जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं, कौन 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 है वो? हिंदू हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पारसी हो गए,
जैन हो गए, एक आप बता दो कौन हो गए। तो ये सारे लोग जो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से आते हैं, तो इनके लिए सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन वाला ही सिस्टम फॉलो होगा, क्योंकि इनके तो पेरेंट्स भी इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं। तो इनके लिए नागरिकता में कुछ आसानी लाई जाएगी, यानी कि सिर्फ इनको 6 साल ही भारत में रहना है कॉन्टिन्यूसली और इनको सिटीजनशिप के राइट्स मिल जाएंगे। यानी कि तो यहाँ पे विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं थे। ठीक है, क्यों? और गवर्नमेंट लॉजिक क्या दिया कि इन देशों में भाई मुस्लिम के खिलाफ थोड़ी प्रताड़ना होती है, क्योंकि यहाँ पे तो ये सब मुस्लिम बहुल ही हमारे देश हैं। मेन जो प्रताड़ना होती है इनके खिलाफ होती है, तो इसलिए ये लोग अगर आते हैं तो इनके लिए ये नॉर्म्स हैं। ये बेसिक गवर्नमेंट का कहना है। सवाल कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी से 3 सवाल करो। ठीक है, ये आपके CAPF, ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो CAPF, CDS या फिर जो UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे भी जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हुआ, CISF LDC का एग्ज़ाम होता है, वो सब एग्ज़ाम हुए तो उसमें। ठीक है, चलो, तो अगर हम बात करें विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहले पार्ट नहीं थे, सही है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी को बाद में जोड़ा गया था। प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, यस, प्रीएम्बल इज एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। पकड़ लिया तुमने, हैं? बन गया लेफ्टिनेंट। कैसा लग रहा है आज? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेज वॉज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई 42nd अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट से किस वर्ड को नहीं जोड़ा गया था? सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, डिग्निटी। सोशलिस्ट जोड़ा गया, सेकुलर जोड़ा गया, यूनिटी एंड यूनिटी तो पहले ही था, इंटेग्रिटी को भी जोड़ा गया, डिग्निटी को नहीं जोड़ा गया। CAPF में क्वेश्चन पूछा गया। बन गया असिस्टेंट कमांडेंट। कैसा लग रहा है? 62. Which of the following terms was used for the state in the draft constitution presented by Ambedkar ji on 4th November 1948? कौन सा वर्ड उन्होंने यूज़ किया था? यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट, ऑटोनमस स्टेट, सब्सिडियरी स्टेट। क्या वर्ड उन्होंने किया था? तो उन्होंने किया था यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन नंबर है। कैसा लग रहा है लेफ्टिनेंट फिर से बन के? 102, 173 और 56 को जल्दी से करो। चलो भाई, तो थ्रू द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर इंसर्टेड इन टू द प्रीएम्बल? लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप वॉज, अच्छा, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ वॉज सब्सिट्यूटेड बाई लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले फेथ और वर्शिप नहीं होता था और इसको बाद में इंसर्ट किया गया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो? द एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज सब्सिट्यूटेड टू द यूनियन एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। येस, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। हमने सिर्फ 3 ही वर्ड को जोड़ा है और कोई अमेंडमेंट नहीं हुए थे 42nd अमेंडमेंट के अलावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, बॉल डांस के लिए पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं। पार्टनर ढूंढो। बॉल डांस का काफ़ी वो क्रेज रहता है नहीं। चलो, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? द टर्म सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वॉज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल ओरिजिनली। नॉट करेक्ट। सेकुलर तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। द प्रीएम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ाया नहीं है तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन ठीक है, ये सही है, अभी पढ़ाएंगे कल वाले लेक्चर में। बेसिक स्ट्रक्चर केशव नंदा भारती केस में निकल के आया था। बाई इट सेल्फ प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, भी पढ़े। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रीएम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया कैन नॉट जोड़ दिया, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कैन भी कंसिडर्ड होता है? बन गए तुम असिस्टेंट कमांडेंट। जल्दी से ऑप्शन चुनो, फर्स्ट प्रेफरेंस बताओ, जल्दी से भेजना है तुम्हें। CRPF, CISF, SSB, BSF, जल्दी बताओ फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। टाइम नहीं है मेरे पास, तुरंत बनाएंगे। सीधा मेजर जैसे बनते हैं, सीधा तुमको असिस्टेंट कमांडेंट बनाएंगे अभी। द कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल। 35th अमेंडमेंट 1974, एसोसिएट स्टेट, चग्याल डायनेस्टी, सिक्किम, आर्टिकल 2A। ठीक है, और 36th अमेंडमेंट 1975 से कंप्लीट स्टेटहुड। क्या चुनोगे? किस में जाना चाहोगे? एयरफोर्स, हाँ, OTA में, नेवी में, किस में जाना चाहोगे? जल्दी से बताओ, इसमें कौन सी प्रेफरेंस तुमने चुनी है? CISF चुनना। ठीक है, अगले आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये है पेपर जियो साइंटिस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है,
सही कर लो, सीधे साइंटिस्ट बनाएंगे सीधे जल्दी से, और वो भी जियोग्राफी का। गोवा वॉज established as a state separating it from the UT of Daman and Diu 1987, पढ़ा है अभी, सही है। मिजोरम वॉज अर्लियर अ यूनियन टेरेटरी, बताए थे अभी कि मेघालय को 22nd अमेंडमेंट से एज एसोसिएट स्टेट क्रिएट किया गया था असम के अंदर, और मिजोरम और जो अरुणाचल है वो नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के तौर पे यूटी बने थे, सही है। कर्नाटक वॉज क्रिएटेड बाय द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। द स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज बाइफरकेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र 1960, ये भी पढ़ाया था मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा कैच ये है कि कर्नाटक जो है नहीं बल्कि एज अ मैसूर बना था, बाद में इसका जो है कर्नाटक नाम, मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटक किया गया था बाद में, तो ये मैसूर के तौर पे क्रिएट हुआ था। तो अच्छा सॉरी नॉट लिखा था, नॉट, ठीक है, नॉट। तो यहाँ पे सही कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। बन गए जियो साइंटिस्ट, मिल गई तसल्ली, हो गई सारी कामनाएं पूरी, लेफ्टिनेंट बनवा दिया, असिस्टेंट कमांडेंट बनवा दिया, जियो साइंटिस्ट, कुछ बाकी रह गया। इनकम टैक्स ऑफिसर बाकी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये कौन बनेगा, ये भी बन लो, आओ जल्दी, आज सब कुछ बनवाएंगे तुम्हें। प्रियम्बल पे ले पहला, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, कब अडॉप्ट किया गया था प्रियम्बल को, लिखा है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर ड्रम भर चाय दे दीजिए बस। अच्छा, किस बात पे? कल परसों क्लास बंद है क्या? कि नहीं, क्लास चालू है। क्लास कल कैसा, मतलब तुम लोगों का क्या कहना है? अब आ जाओ सीजीएल वाले बताओ जल्दी से, कल क्लास का क्या किया जाए? प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, कब? 26 नवंबर 1949। ये जल्दी जल्दी बनना होता है, जैसे कि अभी ये किस में पूछा गया था, किसी में पूछा गया, कुछ नहीं बने तुम तो इससे। CHSL सीधा भी तुमसे भी क्लर्क बनवाएंगे जल्दी से CHSL के थ्रू। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज क्या? यूनिटरी स्टेट, फेडरल स्टेट, सेकुलर स्टेट या फिर अथी स्टेट? ये सब क्या लिखा हुआ है? सेकुलर स्टेट बताता है, ऑप्शन नंबर सी। बन गए क्लियर? प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द फ्रेज, इसकी स्टार्टिंग लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ USA, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ऐसे ही सबके प्रियम्बल चालू होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सीक्वेंसेज इज करेक्ट एज पर द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सीक्वेंस बताना है, CHSL का क्वेश्चन है। क्लास क्लोज रखा जाए, अच्छा बंद, ऑफ, ठीक, देखते हैं, नहीं होगा तो फिर कल और परसों ऑफ रखते हैं, निट्टो करवा देते हैं कल परसों, और सैटरडे संडे को क्लास रख लेते हैं, क्योंकि है ये कि छठ पूजा है और काफ़ी दबाव बन रहा है मुझे चारों तरफ से कि छठ पूजा में, क्योंकि फ्राइडे, आई थिंक थर्सडे फ्राइडे को काफ़ी बिजी दिन रहेंगे, इसलिए बंद किया जाए। अभी मैं तो देखो हमारे यहाँ पे तो मनाते नहीं उतना छठ, ठीक है। वी द स्टूडेंट्स ऑफ परमार SSC, हाँ, और कॉमेंट रिट्रैक्ट कर लिया गया जल्दी से। खैर, सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर बी। SSC JEE में बना दे इंजीनियर, बताओ जल्दी से करो फिर। नॉट मैंशनड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। अपॉर्चुनिटी तो क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है। जस्टिस 3 तरह का, कौन कौन है जल्दी से बताओ। अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल व्हाट डज द प्रमोशन ऑफ फ्रैटर्निटी अश्योर? फ्रैटर्निटी का मतलब बंधुत्व, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, यस, ये तो लिबर्टी है, ठीक है। 7th, which word, again बना दे इंजीनियर, यूनिटी ऑफ नेशन, which word has been substituted for the word unity of nation? यूनिटी ऑफ नेशन हटा के किस वर्ड को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट से? तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी। 8th क्वेश्चन, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 added 3 new words to the preamble, socialist, secular and integrity. Which of the following was not a part of the original preamble of the constitution? ओरिजिनली पार्ट क्या नहीं था? डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, सेकुलर नहीं था, सॉवरिन था, ठीक है। 10th, which of the following noble ideals is mentioned in the preamble of the constitution of India? कौन मेंशनड है? आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद पार्ट 1 2 के करेंगे, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, खुद से करो, अब नहीं करवा पाएंगे, पार्ट 1 एंड 2 पे आते हैं। ये PDF आपको मिल ही जाती है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत इज़ अ, इंडिया जिसे भारत के नाम से भी जाना जाता है, एक क्या है? इट्स आर फंडामेंटल राइट टू हैव लीव ऑन आर फेस्टिवल। अच्छा, कौन सा आर्टिकल में है ये पवन कुमार? वीवी सर मार्केट में दिखे थे आप, अच्छा मैहर का लड़का, कब देख लिया भाई? इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन नंबर बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन आर्टिकल, वही सेम चीज़ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, CHSL 2023। Country was divided into different states for administrative convenience. Country was divided into different states for administrative convenience. पढ़ते हैं। इंडियन फेडरेशन वॉज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ये सेम चीज़ पढ़ाए थे कि नहीं, कि इंडियन फेडरेशन के बीच में कोई रिजल्ट मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है। फेडरेशन नॉट बीइंग द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, नो स्टेट हैज़ राइट टू secede फ्रॉम इट। ठीक, सब पढ़ी हुई चीज़ें। विच आर्टिकल of the Constitution of India deal with the Union and Territory? आर्टिकल नंबर 1 to 4, पार्ट नंबर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाग नंबर 1 संविधान का। Which of the following article was amended in the Constitution 5th Amendment Act of 1955 में अमेंड हुआ था? कौन सा आर्टिकल है? 3, 17, 34 या फिर 45? Which of the following article was amended in the Constitution? ठीक है, 5th Amendment याद करो, 1955 बताया थे। आर्टिकल 3, प्रेसिडेंट जो रिकमेंडेशन लेता है स्टेट से, तो स्टिपुलेटेड टाइम में देना होगा एडवाइस उस स्टेट लेजिस्लेचर को। इस चीज़ को ऐड किया गया था 5th अमेंडमेंट से। इसी बार के CHSL के पेपर में पूछा गया है, जीरी 2024। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही सेम है यार, बार बार रिपीट है, कोई नया देखते हैं। ठीक है, अगला है कि सिटीजनशिप से कौन डील करता है? CGL 2023 और CHSL 2024 सिटीजनशिप से वही क्वेश्चन पूछता है, पार्ट कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, और कैसी सिटीजनशिप चलती है और कहाँ से लिए हैं। तो पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 सिंगल सिटीजनशिप और UK से लिए हैं, और वो आर्टिकल 9, 10 याद करना होता, 9, 10, 11, बस खत्म। डुअल सिटीजनशिप से आप क्या समझते हैं जो USA में चलती है? सिटीजनशिप ऑफ 2 स्टेट साइमल्टेनियसली विद इन 2 कंट्रीज। सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री अलॉन्ग विद दैट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, मतलब देश की नागरिकता और जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी नागरिकता, ये मतलब होता है डुअल नागरिकता का। इन विच ईयर वॉज सिटीजनशिप एक्ट पास, कब पास हुआ था भैया? सबको पता है, 1955। एक आखिरी क्वेश्चन कर लो, नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा फीचर नहीं है? तो भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। कैसा फीचर? ये कैसा फीचर? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये एक फेडरल फीचर है। ये कैसा फीचर है? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी। तो रिजिडिटी वाला जो चीज़ है वो एक फेडरल फीचर है और ये एक यूनिटरी फीचर है। और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, वो एक यूनिटरी फीचर है। ठीक है, भारत में सिटीजनशिप के पावर को कौन रेगुलेट करता है? सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 11 को याद करिए। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, ये कर लो। नॉट अ वे टू एक्वायर सिटीजनशिप, कौन सा एक तरीका नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है। रिनंसिएशन से तो आप अपनी सिटीजनशिप को लूज़ कर देते हैं। ठीक है, बाकी तो है 4-5 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, वो आप खुद से करेंगे। एंड यहाँ पे लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और बाकी कल और परसों छुट्टी रखते हैं फिर। ठीक है, मेन कारण, सिर्फ कारण जो है वो छठ पूजा है। कल छुट्टी मेंस वालों की नहीं रहेगी। ठीक है, जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनका निट्टो मैं कल करवा दूंगा, निट्टो के लेक्चर ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि फिर सैटरडे संडे को निट्टो नहीं हो पाएगा, तो कल निट्टो ले लूँगा 2 दिन, और सैटरडे संडे को हम लेक्चर रख लेंगे, सो डैट हमारे 5 दिन लेक्चर्स हो जाएंगे। ठीक बात कि नहीं? कल बंद करिए सर। हाँ, कर दिया शुभम। ठीक है, और अप्पू जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो और ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो आपका समय मिला है 2 दिन का, इसमें अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी हमारे 3 लेक्चर्स हुए हैं, क्योंकि इसलिए भी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जो फंडामेंटल राइट, इसके आने वाले जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट DPSP, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी पॉलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी, ये 3 चैप्टर, और चौथा है पार्लियामेंट। ठीक है, आप ये समझ लो 90% या फिर कभी कभी 100% क्वेश्चन इन्हीं 4 चैप्टर से निकल के आते हैं। ठीक, तो इसलिए मैं नहीं रखना चाहता हूँ कि भाई किसी का मिस ना हो। मिस कोलकाता जी, जल्दी आ जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। थैंक यू जिशान अहमद, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। IAS बनवा दो, IAS भी बनवा देंगे, है ना नेहा जी? IAS भी बनवा देंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ, थैंक यू याद दिलाने के लिए। सर आसमा ट्रिक शायद गलत स्पेल हो गई। नहीं तो गलत स्पेल नहीं हुई है। NAM, ओके 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 ओके,
नहीं सही तो है, NAMAASMAGK, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है वो। कैन आई ज्वाइन द बैच नाउ, या हाइफा नूरा, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। आंध्रा की भैया यूनिवर्सिटी अंकित जी, और अरुणाचल की यूनिवर्सिटी नहीं है। कुछ स्पेशल राइट मिले उनको। नींद आ रही। मेरा मैसेज मत देखिएगा बस। लैंग्वेज बेस पर स्टेट नहीं बनेंगे, पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनेंगे, डिफरेंस नहीं। अरे भैया आकृति जी, लैंग्वेज का मतलब ही लिंग्विस्टिक होता है। फजल अली ने बोला था कि लिंग्विस्टिक स्टेट बेसिस पे स्टेट बन सकते हैं, लेकिन वन लैंग्वेज वन। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो ऐसे आपको पूछना चाहिए था, हम आपका डाउट समझ गया पूरी तरह से, आप क्या पूछना चाहते हो। फजल अली में कुछ लोगों को हो सकता है ये डाउट आया हो, है ना। फजल अली कहाँ गए, फजल अली कहाँ गए, ये रहे फजल अली। इन्होंने ये बोला था कि ठीक है भाषा के आधार पे बनवा लो राज्य को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 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 क्या, लेकिन ये कि अगर हर एक लैंग्वेज के लिए हर एक राज्य बनाने लग गए तो भारत इतने राज्यों में विभाजित हो जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब एक काइंड ऑफ वही है कि तुम अपने मम्मी पापा से पूछे, मम्मी पापा पार्टी में चले जाएं, बोला चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना रोज़ रोज़ का पार्टी पार्टी नहीं चलेगा, नहीं तुम बर्बाद हो जाओगे। समझे अभी कि जाने तो दिया तुम्हें, लेकिन बहुत ज़्यादा जाने से मना किया। तो क्रिएट करने तो दिया, लेकिन हर एक लैंग्वेज के लिए हर एक स्टेट वो मना किया। क्या समझे। ऑलराइट, थैंक यू एंड धन्यवाद। मिलते हैं परसों, नहीं सैटरडे को मिलेंगे, कल परसों नेटो रहेगा। थैंक यू। धनबाद मानव अवेलेबल हो जाएगी नेक्स्ट रोटेशन। थैंक यू याद दिलाने के लिए। लेजेंड जी, पहले वो कनाडा के सिटीज़न ही थे अक्षय कुमार, लेकिन अभी उन्होंने इंडिया की ले ली सिटीजनशिप। क्या चीज़। ओके 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 ओके, मैंने 24 जैन की जगह वहाँ पे 26 जैन की जगह 24 जैन लिख दिया आई थिंक। एक सेकेंड भाई, जब संविधान एनफोर्स हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है, जब संविधान एनफोर्स यानी कि लागू हुआ था। रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही बंद कर दी, मैं बाद में बंद किया करूँगा, है ना, नहीं ऐसे में कुछ करेक्शन वगैरह होते हैं तो। चलो थैंक यू, धन्यवाद।